औरंगजेब हो गया था कंप्लीट? नहीं सर, उसका प्रशासन बचा होगा, बाकी तो हो गया था। बाकी थोड़ा बहुत रहेगा। प्रशासन बचा है, बाकी कंप्लीट हो गया था। सैन्य अभियान देखना है हम लोग को आज। सैन्य अभियान देखेंगे और उसका आखिरी देखेंगे थोड़ा। ठीक है, राजनीतिक लाइफ तो हो गई थी ना। अभी गवर्नर वाला जो इसका रूप में कार्यकाल था और सैन्य अभियान थे वो देखने हम लोग, है ना। चलो, अकबर की पॉलिटिकल लाइफ तो बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। अकबर की पॉलिटिकल लाइफ की बात अगर हम लोगों ने करी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा ये की थी कि अकबर के जीवन का मतलब जब से उसने शासन शुरू किया था तब से उसकी मृत्यु तक उसने क्या क्या कार्य किए होंगे वो सब चीजें लगभग सेटल हो चुकी थी। हाँ, बस कुछ चीजें बची थी जैसे उसके सैन्य अभियान है ना। और सैन्य अभियान उसके गवर्नर जब था तब से ही शुरू हो गए थे। तो पहले कहाँ गवर्नर बना, फिर कहाँ गवर्नर बना, और ये गवर्नर का जो कार्यकाल था उसका वो लगभग शाहजहां के ही समय काल से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो शाहजहां के ही कार्यकाल से शुरू हो चुका था, जिसमें एक पहले एग्जाम्पल ओरछा का दिया हुआ है। ओरछा विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड की बात है। झारखंड में ओरछा विद्रोह को इसने दबाने के लिए अपना एक कैंपेन भेजा था जिसमें ये सेनापति था, कमांडर था। ठीक है, तो ओरछा विद्रोह झारखंड के अंदर सबसे पहला विद्रोह का दमन था इसके द्वारा, जब ये गवर्नर के फॉर्म में कार्य कर रहा था। और उस समय राजा कौन था? नो डाउट शाहजहां उस समय राजा रहा होगा। ठीक है, यही सब चीजें देख के इसको 1636 में औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया था। दक्कन मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है, और दक्षिण भारत का मतलब अब यही है, यहीं से एंट्री जो आगे चल के आप लोगों ने देखा था शाहजहां ने की थी, कहां पे? अहमदनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो अहमदनगर साम्राज्य में जब एंट्री की थी उसी के बाद से इसको यहाँ पे वायसराय की नियुक्ति मिल गई थी, और ये दक्कन का वायसराय तब तक था। कुछ समय तक वायसराय रहा, उसके बाद इसको वायसराय के पद से हटा दिया गया। पद से हटाने का कारण ये था क्योंकि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं था, तो जो जनता थी वो थोड़ी ऊब गई थी इसकी वजह से कि ये लगभग जो है समानता का व्यवहार लोगों के साथ में नहीं करता है। इस वजह से शाहजहां ने इसको वहां से हटा दिया, और हटा के इसको कहाँ भेजा? बोले कि जो इस्लामिक रीजन है तुमको वही भेज देते हैं, फिर करो जाके वहां भेदभाव क्या कर पाओगे। तो क्या करा इसने? उसको उठा के वक्त के इलाके के अंदर भेज दिया। वक्त कौन सा इलाका? वक्त वो इलाका जिसकी कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कौन सा? जो समरकंद उज्बेकिस्तान वाला इलाका है, जहां समरकंद और उज्बेकिस्तान के अंदर ये कंफर्म नहीं था कि ये लोग जीतेंगे भी या हारेंगे। ठीक है, और हार ही गए थे बाद में, ये भी देखने को हमको मिला। तो बाद में इनको उठा के कहां भेज दिया गया? जो वक्त का इलाका है, ठीक है, या फिर जो पूरा का पूरा आप लोग देखोगे समरकंद उज्बेकिस्तान का रीजन है, उस रीजन के अंदर इन्हें वायसराय बना के भेज दिया गया।
काफी समय तक वायसराय रहे, लेकिन वहां पे लगातार विद्रोह, जो आसपास के लोग थे, क्योंकि वहां उज़्बेक्स भी रहते थे और तुर्क्स भी रहते थे, उन्होंने इनके विद्रोह को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी और वहां पे भी इनका सिक्का नहीं जम पाया। तो ये वहां से भी उस रीजन को भी छोड़ के चले वहां से वापस, और अब कहां पे चले आए, मुल्तान और सिंध के इलाके में, क्योंकि मुल्तान और सिंध का इलाका शाहजहां के कंट्रोल के अंदर था। तो शाहजहां के कंट्रोल के अंदर मुल्तान और सिंध ये इलाके जो थे, इसके अंदर अगला वायसराय इनको नियुक्त कर दिया गया। तो इनके वायसराय की जो सीरीज है इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले यही ओरछा विद्रोह को दबाने के लिए इनको बुंदेलखंड भेजा गया था। बुंदेलखंड के बाद में इनको भरोसा जताया गया कि चलो भाई दक्कन के इलाके में जाके आप वायसराय शिफ्ट करो, लेकिन दक्कन के इलाके में क्या हुआ प्रॉब्लम, वही धार्मिक सहिष्णुता वाली इनके अंदर नहीं थी, उस वजह से वहां की जनता ने इनको नकार दिया। इस वजह से शाहजहां ने बुलाया और बोले ऐसे इलाके में तुम्हें भेज देंगे जहाँ पे इस्लाम ही है सिर्फ और सिर्फ। और वो इलाका कौन सा था, बद्र का इलाका था, जहाँ पे उज्बेकिस्तान समरकंद का इलाका पड़ता है, उस इलाके का इनका गवर्नर बना दिया गया। वहां पे ये आसपास के विद्रोह से इतना परेशान रहे कि इनको वापस वहां से हटना पड़ा, क्योंकि उस समय मुगल हार भी गए थे उज्बेकिस्तान समरकंद के इलाके को, तो वहां पे अपना कोई भी गवर्नर रखने का कोई फायदा नहीं था। तो इनको वापस कहां बुलाया गया, मुल्तान और सिंध के अंदर। तो अब ये आगे फाइनली मुल्तान और सिंध के अंदर आके वायसराय बने, गवर्नर बने और गवर्नरशिप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, कंधार वंधार वाली सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाद में इनको दोबारा से फिर दक्कन में भेजा गया था, ठीक है। दक्कन में जब ये भरोसा ट्रस्ट डेवलप हो गया, मुल्तान और सिंध के अंदर इन्होंने अच्छा कार्य किया, तो ये भरोसा ट्रस्ट डेवलप होकर दक्कन में इनको भेजा गया। अब दक्कन में इन्होंने सहिष्णु नीति अपनाई जब गवर्नर थे, ठीक है। राजा के फॉर्म में कोई सहिष्णु नीति देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दक्कन के अंदर इन्होंने यहाँ पे गवर्नर के फॉर्म में सहिष्णु नीति को अपनाया, इस वजह से अब ये दक्कन के अंदर रह गए, ठीक है। तो दक्कन के अंदर ये इस समय वहां पे गवर्नरशिप कर ही रहे थे कि न्यूज क्या आती है कि शाहजहां बीमार पड़ गया 1657, है ना। और 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने का क्या रीजन हुआ, उसके बाद में क्या कॉजेस हुए वो सब आप लोग जानते हैं। वो 4 लड़ाइयां, जिन लड़ाइयों में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई सामूगढ़ की लड़ाई है, और सामूगढ़ की लड़ाई के बाद में अपने हाथ में औरंगजेब कंट्रोल ले लेते हैं पूरा का पूरा, और शाहजहां को जेल खाने में डाल दिया जाता है। यहीं से औरंगजेब की अब राजा वाली जो पूरी की पूरी कैंपेनिंग है वो शुरू होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये इनकी गवर्नरशिप है सैन्य अभियान के अंदर, कि ये एज अ गवर्नर भारत के अलग अलग प्रांतों के अंदर जाके किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी गवर्नरशिप है। सामूगढ़ की लड़ाई वगैरह ये सब कल बात कर ली थी हम लोग ने, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। धार्मिक नीतियों में आने से पहले कुछ बातें और विस्तार की बात करते हैं, कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि औरंगजेब ने एज अ रूलर कहाँ कहाँ पे विस्तार किया था। तो विस्तार की अगर बात करें तो बोला जाता है कि औरंगजेब ने चटगांव तक, चटगांव कहाँ पड़ता है, बंगाल, ठीक है, बंगाल का रीजन है चटगांव, और हुगली वगैरह भी उधर ही है, सारा का सारा रीजन। तो इन एरियो पे पूरा का पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। ये पूर्व का इलाका है, ठीक है। पूर्व के इलाके का मतलब चटगांव, हुगली से भी आगे ये बढ़ गए थे, जिनको हम लोग 7 सिस्टर्स के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। वो इलाका भी लगभग कंट्रोल किया था, किसकी बदौलत, शाइस्ता खान, ठीक है। शाइस्ता खान इनके गवर्नर थे, ठीक है। और इन गवर्नर को, ये वैसा ही गवर्नर है जैसे मलिक कफूर या और ऐसे आप लोग कुछ गवर्नर जफर खान वगैरह पढ़ चुके हो, तो ऐसे ही काबिल गवर्नर शाइस्ता खान भी है। तो शाइस्ता खान की बदौलत इन्होंने पूर्व का इलाका पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो अब जो गुजरात का रीजन है, उस गुजरात के रीजन से पूरा का पूरा बंगाल के रीजन तक जो एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन उनके कंट्रोल में थी। ऊपर कल मैंने बताया आपको, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा भारत इन्होंने जीता था। तो ये पूरे के पूरे इनके प्रमुख जो थे वो कैंपेनिंग थी। इस कैंपेनिंग के बाद में ये अगला कहां बढ़े, दक्कन की तरफ। और दक्षिण भारत के ऊपर बोला जाता है अकबर ने अपने 50 सालों में से 25 साल बर्बाद कहां किए, दक्कन के ऊपर। तो मतलब 25 साल वो दक्षिण भारत की ही पूरे के पूरे एंगल में फंसा रहा कि किसी तरीके से दक्षिण भारत को मैं जीत लूं और उस पे अपना राज स्थापित कर पाऊं, क्योंकि ऐसा कोई रूलर अभी तक कर नहीं पाया था कि दक्षिण की तह तक पहुंच पाए। इनके पास में मौका था, क्यों, क्योंकि गोलकोंडा और बीजापुर ये वो 2 इलाके हैं जिन इलाकों को शाहजहां जीत तो चुका था लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया,
ठीक है। अब इनके पास ये मौका था कि उनको जीत के उनको कंट्रोल करके अपने साम्राज्य में मिलाना। तो ये मिलाने से पहले इनको सामना किसका करना पड़ा? मराठों का करना पड़ा, क्योंकि बीच में कौन आ जाएंगे? मराठा। अगर आप दक्षिण में एंट्री करोगे तो बीच में महाराष्ट्र आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और महाराष्ट्र के अंदर कौन है? मराठास। मराठास की शुरुआत औरंगजेब के समय हुई थी या फिर शाहजहां के समय हुई थी? शाहजहां के ही कार्यकाल में मराठों की शुरुआत हो चुकी थी। शाहजी जिनकी बात हम लोगों ने की थी, शाहजी के बाद में यहाँ पे जो अगले शासक आते हैं वो शिवाजी महाराज आते हैं। ठीक है। शिवाजी महाराज जब यहाँ पे रूल करने आते हैं तो ये रोक देते हैं औरंगजेब को फर्दर एंट्री करने के लिए दक्षिण भारत में। इनकी उनके साथ में एक सुलह होती है, वो सुलह लगभग 1686 की है, जिसमें क्या होता है? मराठा हार जाते हैं, मुगल यहाँ पे जीतते हैं और ये एंट्री करने के लिए उनसे परमिशन मांगते हैं। अच्छा, 1680 में एक प्रॉब्लम और हो चुकी थी। 1680 में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो शाहजी थे, शाहजी के बाद में एक और शासक आए थे जिनका नाम क्या है? पता है किसी को? संभाजी या शंभूजी बोलते हैं जिनको। ठीक है। शाहजी के बाद में उनकी भी हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि वो बीच का कांटा बन रहे थे एंट्री करने के लिए। तो उनकी हत्या करवा दी गई थी 1680 के अंदर। तो इसी वजह से शिवाजी इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हम औरंगजेब को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन शिवाजी के लाख रोकने के बाद में भी ये नहीं रुके और ये गोलकुंडा बीजापुर की तरफ आगे बढ़ते हैं शिवाजी को हराते हुए। यहाँ पे तो शिवाजी संधि करके इनको रोक देते हैं किसी तरीके से, क्योंकि मराठों को ये कैप्चर नहीं करेंगे, इस बात की संधि हो गई थी। बट दक्षिण को भी नहीं छोड़ेंगे, इस बात की संधि मराठों ने इनके साथ में कर ली थी। तो इसी वजह से बीजापुर और गोलकुंडा आप लोग देखते हो कि 1686 में बीजापुर पे और 1687 में अगला गोलकुंडा के ऊपर इन्होंने जाके अपना शासन स्थापित किया। ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के ऊपर भी इनकी जो कैंपेनिंग है वो कैंपेनिंग भी काफी सक्सेसफुल रही। और सबसे बड़ा जो इन लोग को एडवांटेज मिला वो कोल्लूर की जो खदानें थी वो मिल गई। कोल्लूर की खदानें बोली जाती हैं सबसे अधिक दुनिया की हीरे की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। ठीक है। और कोल्लूर की खदानों की वजह से ही दक्षिण भारत के जितने भी रूलर आप पढ़ोगे वो इतने रिच क्यों होते थे? इन खदानों की वजह से हुआ करते। ठीक है। लेकिन औरंगजेब इसको भी ज्यादा संभाल नहीं पाया, उसका भी रीजन मैं भी बताऊंगा आपको। इतना बड़ा उसको साम्राज्य के फॉर्म में हीरे की खदानें भी मिल गई, फिर भी उसका साम्राज्य डिग्रेड क्यों हो गया, है ना? ये भी कारण अभी देखेंगे। इतना सब मिलने के बाद में भी इनका जो प्रॉब्लम था वो मराठों के साथ में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। ये क्या करते हैं? शिवाजी को 1689 में 1689 में क्या करते हैं? फांसी की सजा दे देते हैं। 1689 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के पुत्र हैं कौन? शाहू। ठीक है। शिवाजी के पुत्र हैं शाहू। और शाहू को क्या करते हैं? शाहू भी एक छोटा सा बच्चा है। शाहू को और उनकी माता जी को ये कैद खाने में उठा के डाल देते हैं। शिवाजी को हत्या कर दी, अगला रूलर उनका बेटा ही हो सकता था, तो उनका बेटा शाहू और उनकी माता जी को उठा के क्या करा? कैद खाने में डाल दिया। अब मराठों को संभालेगा कौन? तो मराठों को संभालने के लिए इनके भाई आगे आते हैं। ठीक है। इनके भाई आगे आते हैं जिनका नाम था राजा राम। आगे चल के मराठों का साम्राज्य कौन संभाल रहा है? राजा राम आगे चल के मराठों के साम्राज्य को संभालते हैं। ठीक है। तो राजा राम इस समय रूल करता है और ये रूल आप लोग आगे चलते 1700 ईस्वी तक देखोगे मराठों के अंदर। तो एक मराठा की और राजपूतों की सीरीज तो मैं बताऊंगा अभी चलिए। तो राजपूत और मराठों का जो है सेंस वो मैं आपको कनेक्ट करके उसमें बताऊंगा जब मॉडर्न पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ देख लीजिए बस औरंगजेब के समय काल के दौरान कौन कौन मराठास हैं जो यहाँ पे टसल हो रहा है जिनके साथ में। एक तो हमने शिवाजी की बात कर ली, ठीक है, एक शाहू की बात कर ली और एक राजा राम की बात कर ली। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको इतिहास के अंदर बार बार देखना है। ठीक है। इन्हीं के समय काल के दौरान यहाँ पे मराठों का जो वर्चस्व है वो बहुत बढ़ भी गया औरंगजेब की वजह से, औरंगजेब की नीतियों की वजह से। मराठा थोड़े थे। कौन? राजा राम कौन थे? जाट थे। नहीं, राजा राम वो थे जो पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को लीड कर रहे थे। और लीड करने का मतलब ये था कि वो मराठा साम्राज्य के एक इम्पोर्टेंट लीडर भी थे और मराठा ही थे। राजा राम के पुत्र आगे चल के आप देखोगे कौन? शिवाजी सेकंड। वो कौन है? मराठा नहीं है, मराठा ही तो है। वो राजा राम कौन है जिसने अकबर की हड्डियों को जला दिया? वो राजा राम अलग है, अकबर के समय काल के राजा राम नहीं है। वो जाटों वाला विद्रोह की बात कर रहा हूँ मैं।
मैं यहाँ पे मराठों की बात कर रहा हूँ। जाट ट्राइब भी तो इसी समय होती है। जाटों वाला मैंने अभी बताया भी ना, इनका जाटों से संबंध खराब हुए थे, तो जाटों से संबंध इनके खराब हुए इसी वजह से क्योंकि जाटों के विद्रोह इन्हें देखने को मिले। लेकिन ये जो राजा राम की बात हो रही है ये मराठा है और ये भाई है इनके, ठीक है। तो मराठा मतलब ऑब्वियस सी बात है, मराठा का भाई मराठे तो होगा, जाट नहीं होगा ना। तो इस बात को क्लियर रखो दिमाग में, ये वो नहीं है, जाट नहीं, ठीक है। तो ये सत्ता पूरी की पूरी औरंगजेब ने इस तरीके से विस्तारित की। मराठों का कंट्रोल तो रहा आगे तक, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल औरंगजेब ने अपने हाथों में ही रखा और इन दोनों में टेंशन चलता रहा किसी न किसी तरीके। औरंगजेब फिलहाल दक्षिण में एंट्री कर चुके और अब सोचो ये कितना बड़ा विशाल साम्राज्य है। और विशाल साम्राज्य का हमने पहले बात की थी, शाहजहां ने क्लेवरनेस दिखाई थी। वो क्या दिखाई थी? गोलकोंडा बीजापुर को छोड़ दिया, बोले कि हम इसके ऊपर शासन नहीं करेंगे, शासन करेंगे तो यहाँ की जनता को भी पालो, आर्मी को भी पालो और फिर तमाम और भी प्रशासनिक इकाइयों को यहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। औरंगजेब ने ये गलती कर दी। औरंगजेब ने क्या करा, वही पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर एक रीजन कैप्चर करके रखा हुआ है और हर एक रीजन के लिए आपको चाहिए ऑफिसर, अलग अलग विभाग चाहिए, आर्मी के स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए और आर्मी के ऊपर भी हर एक जगह एक बड़ा मनसबदार चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी पोस्ट उसको यहाँ पे लोगों को डेजिग्नेट करनी पड़ी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, ये कोल्लूर की खदानें भी औरंगजेब की वो पूरी की पूरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने का मतलब है भारत के हर कोने में एक्सपेंडिचर जा जाके करना। और आपने जिन जिन से शक्तियों को छीना होगा, जहां जहां से पावर छीनी होगी, क्या वो पावर आपके अगेंस्ट में नहीं खड़ी होगी? सबकी सब खड़ी थी। तो औरंगजेब के इतने दुश्मन थे पूरे भारत में, हर एक भारत के कोने में दुश्मन था। जहां पे भी ये कोशिश करते थे कि मैं इस एरिया को संभालूं, दूसरी जगह विद्रोह उठ जाता था, फिर इधर संभालते तो उस जगह विद्रोह उठ जाता था। लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत से मूव नहीं किया गया, वो दक्षिण भारत में उसने अपना ज्यादातर समय वहीं पे गुजारा। और आप देखोगे भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के इलाके के अंदर ही उसकी कब्र भी है, ठीक है, वहीं पे उसको दफना भी दिया गया। तो वो बाद में उत्तर भारत की तरफ आया ही, इसलिए बोला जाता है कि उत्तर भारत का जो कैंपेन उसने शुरू किया था दक्षिण भारत के लिए, उसने अपनी लाइफ के 25 साल पूरा दक्षिण भारत की कैंपेनिंग में गंवा दी, ठीक है। तो ये उसकी पूरी राजनीतिक लाइफ है। इस राजनीतिक लाइफ के अलावा इनकी धार्मिक लाइफ आप लोगों को कल बता चुका था मैं, ये धार्मिक रूप से कैसे थे। सर इस तोपखाने और रॉकेट में जो कह रहे टीपू सुल्तान को कहते हैं रॉकेट का जनक। टीपू सुल्तान जब मॉडर्न पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे जो रॉकेट तोप आ रही तोप दोनों डिफरेंस क्या है? तोपखाने और रॉकेट में बहुत डिफरेंस है बेटा। तोपखानों का और रॉकेट में जब साइंस पढ़ोगे ना बोले सर, बोले सर उसके अंदर वो बताएंगे कि रॉकेट कैसे चलता है। बोले सर इसमें आप तो लड़ाई के समय कहते नहीं है रॉकेट लॉन्चर, टीपू सुल्तान को रॉकेट लॉन्चर। इसमें आप मुझे ये टीपू सुल्तान जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो याद दिलाना ये बात, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको बताऊंगा। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, जैसा कि जिंदा पीर की उपाधि ने दी गई है, पता है आप लोगों को। दरवेश भी कहा जाता था, ठीक है। दरवेश का मतलब क्या होता है? फकीर, फकीर, दरवेश फकीर। फकीर मतलब होता है, हाँ कह सकते हैं साधु संत एक तरीके से, या दरवेश का उपाधि फकीर दरवेश, दरवेश होते नहीं फकीर। हाँ 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 बस ठीक है, ठीक है। रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम भी बोला जाता है, ठीक है। और वो इनके कार्यों की वजह से बोला जाता है क्योंकि ये शरिया कानून को पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश किया करते थे, ठीक है सर। उसके बाद में क्वेश्चन ये है, जैसे कि इनने इस्लाम के खिलाफ तो सत्ता को हासिल किया था, क्योंकि वो है जो तो कट्टावादी कैसे कह सकते हैं इस्लाम के खिलाफ, मतलब जो कहते पिता के रहते हुए तुम गद्दी पे नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने पिता के रहते हुए गद्दी हासिल कर ली है। तो उसमें तो इसने इस्लाम के खिलाफ क्या होगा? मतलब जो क्या होता है शरिया कानून होता है जो उसमें ये लिखा हुआ है अगर पिता जीवित है तो पुत्र गद्दी पे नहीं बैठ सकता, ये लिखा हुआ है सर। मतलब सुना है हमने, ये कहाँ लिखा है? ये हमको इसका रेफरेंस दिखा देना, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पिता जीवित है तो पुत्र गद्दी पे नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ नहीं। पिता अपनी चाहत से भी गद्दी पे बैठा सकता है, पुत्र उसको छीन के भी ले सकता है, दोनों तरीके हैं। और उसका भी एक तरीका यहाँ बताया गया था, शाहजहां के ऊपर उसने आरोप लगा के उसको गद्दी से हटाया था, ठीक है। क्या आरोप लगाया था वो भी बता दीजिए, बताइए।
तो ज्यादा खर्च किया था। हाँ? खर्चा ज्यादा किया था उन्होंने, कोई विकास खर्चा ज्यादा किया था। हाँ, वास्तुकला के ऊपर ज्यादा विकास ज्यादा किया। तो उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि आप सत्ता को चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, खजाना खाली कर रहा है। हाँ, तो खजाने खाली कर रहे हैं, जनता के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, इसलिए हम आपको कैद कर रहे हैं। बस लॉजिकल, ठीक है, इस वजह से हटाया। ठीक है, शराब पीने, गाना वाना, वो सब चीजें पता है आपको, ये सब चीजें की थी। ठीक है, इसके दौरान रोक लगाई थी। सिक्कों वाला ये नहीं बताया था कल मैंने आपको, सिक्कों पर इस्लामी शिलालेख कलमा लिखा होता था पहले। ठीक है, उस कलमे के ऊपर, कलमा क्या होता है? कलमे का एक इस्लामिक मूल्य है। इस्लामिक मूल्य के अंदर जब भी आप इस्लाम में एंटर करते हो तो एक कलमे को हमेशा रिपीट किया करते हो। ठीक है, तो वो इस्लामिक मूल्यों का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जो कलमा होता है उसको सिक्कों पे लिखा जाता था। उसने क्या करा, इसको सिक्कों से हटवा दिया। कारण क्या था? वो तो ऐसी चीजें प्रमोट करना चाहिए ना उसे। अगर वो सहिष्णु नहीं था या इस्लाम को ज्यादा प्रचार प्रसार करता था तो कलमा क्यों हटवाया? हाँ, बेसिकली वही डिसरिस्पेक्ट वाला कारण है कि वो इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाएगा, तमाम हाथों में गलत तरीके से जाएगा तो वो उस तरीके से पॉल्यूट हो सकता है। तो उसका मानना ये था। बाद में नौरोज भी बताया था मैंने, नौरोज वाला आपको पता है। ठीक है, और ये जो नृत्य, गायन, इन सब पे प्रतिबंध इन्होंने लगाया ही था। ठीक है, जजिया कर बता दिया था, समाप्त करा या लगाया? अगेन कोई 4 लोगों को याद रखिएगा, कमजोर वर्ग, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, इनके ऊपर ये जजिया कर लगा करता था। ठीक है, ब्राह्मणों की आर्टिकल 14 ब्राह्मणों को छूट मिलती थी। यहाँ पे ब्राह्मणों को छूट मिलती है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 14, अरे सुन लिया। ठीक है, और उसके बाद में ये भी है धार्मिक कर भी इनके ऊपर लगाया गया था। ठीक है, एक प्रथा चलती थी अकबर के समय काल के दौरान। उसमें क्या होता था, राजा को तोला जाता था। ठीक है, तोलने की प्रथा थी, और उतना सोना या उतने जेवर उठा के दान दिए जाते थे। वो दान देने की प्रथा थी कि राजा के वेट के बराबर जितना भी सोना चांदी होगी उसको दान दे दिया जाएगा। इस प्रथा को इसने अपने राजकाल में समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये प्रथा जो थी, इस प्रथा को ये शरिया कानून के अगेंस्ट में माना करता था, इसलिए इसने इसको मना कर दिया, मनाही कर दी। झरोका दर्शन कल बताया ही था, इसको भी ये गैर इस्लामी मानता था। और उसके अलावा कई सारे अकबर के शासनकाल के अंदर ज्योतिषी रहा करते थे, जो पंचांग वगैरह देख के या जो भी चीजें देख के लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताया करते थे। इसलिए उन सब लोगों के ऊपर भी रोक लगा। ठीक है, तो ज्योतिष वगैरह के ऊपर भी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी नीतियां जो अकबर ने लागू की थी, जो लगभग सभी धर्म के लोगों के ऊपर लागू होती थी, ऐसी बहुत सारी नीतियों को औरंगजेब के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे चल के और शासक आएंगे, वो इस नीतियों को दोबारा से, हाँ, वो लोग इन नीतियों को दोबारा से आगे फिर से पुनः लागू कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा अभी। तो इन्होंने ज्योतिष जो भी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, पटाखे, आतिशबाजी वगैरह इन सब के ऊपर भी रोक दी। ठीक है, औरंगजेब की कला, वास्तुकला, कल वो सब पढ़ लिया था ना हम लोग ने, मस्जिद बनवाई थी या जो भी है, बीबी का मकबरा बनवाया था, यही इनकी कला एवं संस्कृति है उसी समय में। और आपसे पूछा जाए कला, संस्कृति और वास्तुकला में औरंगजेब का योगदान बताइए, तो औरंगजेब का योगदान कला, संस्कृति और वास्तुकला में सिर्फ जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा इनका कला, संस्कृति, वास्तुकला से कोई खास लेना देना नहीं था। ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ विस्तार नीतियों में ही लगा रहा। ठीक है, और ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था। इसका कोशिश यही थी कि पूरे साम्राज्य को विस्तार करके अपने साम्राज्य में मिलाना। तो कहीं क्या निर्माण कराना है, क्या कराना है, कैसे कराना है, उन सब पे कोई फोकस देखने को नहीं मिलेगा। तो कला, संस्कृति और वास्तुकला में ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसकी कोई अभी जरूरत है नहीं खास। ठीक है, तो आप लोग इसको कल पढ़ चुके। अंतिम वर्ष की बात करें तो 1707, 88 वर्ष की उम्र। ठीक है, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में अब उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है। ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध होते थे मुगलों में, ये बात तो पता ही है, परंपरा चली आई है हमेशा से। तो अगेन फिर युद्ध होता है, इसके अंदर 2 भाई हैं। ठीक है, एक आजम शाह है और एक मुअज्जम है। ठीक है, वैसे तो ये युद्ध जो था वो 4 भाइयों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे फाइनल जो लड़ाई हुई थी
वो हुई थी जजाऊ की लड़ाई, ठीक है। और उस जजाऊ की लड़ाई के अंदर फाइनली मौसम जो होता है वो जीत के बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से अगला राजा बन जाता है। तो यहाँ से जो मुगलों का कार्यकाल है, जो हम लोग पहले वाले मुगल जितने भी पढ़ते थे वो मुगल खत्म हो जाते हैं इसी लड़ाई के साथ में। यहाँ से अब जो काल शुरू होता है वो किसका होता है? लेटर मुगल्स का या उत्तरकालीन मुगल काल शुरू होता है। अब उत्तरकालीन मुगल काल वो पूरा का पूरा 1707 से कब तक चलेगा? 1807। ये बहादुर शाह प्रथम से शुरू होगा और बहादुर शाह द्वितीय पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य का जो विस्तार अब होगा आने वाले सालों में, जो आने वाले 150 साल है, उन 150 सालों में मुगल सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के शासक हैं भारत के ऊपर, जिनको सिर्फ और सिर्फ आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने फायदे के लिए, और मुगल उनके हाथों की कठपुतली बन के सिर्फ और सिर्फ कार्य करेंगे, ठीक है। औरंगजेब के समय तक कोई भी विदेशी पावर, भले से औरंगजेब का साम्राज्य कैसा भी रहा हो, आप उसको बहुत क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और उसको आप पॉजिटिव वे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी भी विदेशी पावर को इतना तूल दिया हो जो भारत के ऊपर अपनी पकड़ बना पाए। ये कोशिश कई सारी विदेशी पावर ने की जरूर, लेकिन औरंगजेब ने उनको यहाँ से उल्टा भगाया ही है हमेशा, कि कोई भी विदेशी पावर, सोचो पूरे भारत में रूल कर रहा है औरंगजेब, और कहीं पे भी कोई भी विदेशी पावर वहां पे पावरफुल नहीं होने दिया उसने उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो कहानी शुरू हुई, इस कहानी ने यहाँ पे पूरा का पूरा अंग्रेजों का रूल भारत के ऊपर स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। अब वो योगदान आप लोग जितना भी उत्तरकालीन मुगल काल पढ़ते जाओगे उतना गुस्सा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अंदर का गुस्सा भी बढ़ेगा कि अंग्रेजों को लाने में मुगलों का कैसे योगदान था, पूरा का पूरा वो भी दिखेगा भी आपको। इनकी बेवकूफियां यहाँ बैठ के क्लास में आप लोग समझ जाओगे, वहां बैठ के दरबार में लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी देख लोगे आप लोग पूरा, है ना। तो अब उत्तरकालीन मुगल काल है, इसके बाद में उसके ऊपर चलने से पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगलों के प्रशासन से, ठीक है। और मुगलों के प्रशासनिक इकाइयों के नाम कई बार आते हैं, और उन नाम में प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी है, पोस्ट कौन कौन सी किस किस को मिला करती थी, इससे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम आ रहा है आपका आरओ का, ठीक है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, और ऐसे पीसीएस का भी एग्जाम लोग देते हैं। तो आरओ और पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार देखने को हमको मिलती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट में पूछता है, जब स्टेटमेंट देता है कि इस तरह का अधिकारी मुगल साम्राज्य में यहाँ पे ये कार्य किया करता था, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो एक लिस्ट है जिसको आप लोग सिर्फ देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से अधिकारी किस किस के लिए जाने जाते थे, इसमें से बहुत सारे नाम आपको पता है, पीछे पढ़ाते पढ़ाते मैं बता आया हूँ आपको, जैसे मीर बख्शी वगैरह जो है, ठीक है, ये सब आपको बता चुका हूँ। कुछ है जैसे उनको आप लोग समझ लीजिए, ये दीवाने आला भी आप लोग समझते हैं, वजीर को कहते हैं। मीर समान होते थे, शाही घरानों का प्रभारी होता था, ठीक है। शाही घराने मतलब ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट कमांडर नहीं होती थी। अरे तुम तो अलग वर्तमान में मीर समाज मतलब शाही घरानों का मतलब ये होता है कि जो राजा से रिलेटेड उनके रिश्तेदार दरबार के लोग जो हुआ करते थे वो तमाम लोग शाही घरानों के पार्ट होते हैं। अब उनको भी तो प्रोटेक्शन देना है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए देने के लिए मीर समान यहाँ पे एक प्रमुख अधिकारी था जिसको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद बारिट पढ़ चुके हैं आप लोग, बारिट के बारे में, खुफिया अधिकारी जो स्पाई सिस्टम वगैरह को देखा जाता है। हाँ स्लाइड ऊपर कितना ऊपर, ये नीचे है ऊपर है, अच्छा ऊपर है। बारिट पढ़ चुके हैं आप लोग, बारिट के बारे में पता है। वकिया नवीस होते थे, ये रिपोर्टर होता था उस समय में, ठीक है। रिपोर्टर का मतलब जितनी भी जानकारी होती थी राजा तक पहुंचाने का काम, और राजा की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य ये किया करते थे, वकिया नवीस। काजी आप लोग को पता है, सदर उल सदर की भी बात हम लोग ने की थी, ठीक है। ये भी आपको पता है धार्मिक बंदोबस्त प्रभारी होता था, जो भी धार्मिक कार्य होते थे उनको करने के लिए इसको बोला जाता है, ठीक है। ये मुतासद्दी नहीं पता है, मुतासद्दी जो है बंदरगाह का गवर्नर होता था, पोर्ट्स जितने भी होते थे उन पोर्ट्स का गवर्नर किसको बोला जाता था, मुतासद्दी।
ये व्यक्ति वो होता था जो समुद्री इलाके के बारे में जानकारी अच्छी रखा करता था, इस वजह से इसको वहां का प्रभारी बनाया जाता था। क्या बोलते थे? मुतासदी। ग्राम प्रशासन में आपको पता है मुकद्दम और पटवारी, ये दोनों पोस्ट आपको पता है, नोट कर लीजिए जो कर। सर लेकिन औरंगजेब के काल में तो जो मंदिर और पाठशालाएं तोड़ी गई थी वो तो इसी के उससे तोड़ी गई थी, तो उसका तो नहीं कह सकते। क्या चीज नहीं कह सकते? जैसा कि आपने बताया कि ये बंदरगाह का प्रभारी होता है, हाँ। लेकिन सर औरंगजेब के काल में और शरीयत में जो लिखा है इसका अकॉर्डिंग जो है तो ये तोड़ने वाला है, अपने मस्जिदों को, वो मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ा। हाँ। तो सर हम इसको बंदरगाह का प्रभारी कैसे बोल सकते? किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में तुड़वाया, तो आप मुतासदी से इसको कैसे रिलेट कर रहे मैं हो? वही बोल रहा हूँ, उसमें जो ये था हाँ। इसी ने मंदिरों को और पाठशालाओं को तोड़ा था। नहीं देखो, मुतासदी का मतलब बेसिकली पोर्ट्स का जो जानकार होता था ना, जिसको बंदरगाह की बहुत अच्छी नॉलेज होती थी, उसका गवर्नर बोला जाता था। मुतासदी अब किसी गवर्नर किसी पोर्ट इलाके का है, अब वो पोर्ट के अंदर कोई, उस एरिया के अंदर कोई मस्जिद आ रही है, कोई पाठशाला आ रही है, तो साथ में लीड कौन कर रहा है? गवर्नर तो वही है ना। तो गवर्नर वहां की मस्जिदें तोड़वाने में औरंगजेब का सहयोग कर सकता है, तो मुतासदी वहां की मस्जिदें भी तोड़वाया करता था, आप लोग कह सकते हो। लेकिन कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंदरगाहों के इलाके के अंदर जो भी कार्य होते थे, उन कार्यों को करने के लिए मुतासदी जिम्मेदार था। अब आप हो सकता है कृषि कर भी लगते हो कुछ, उसको भी कौन कलेक्ट करेगा? मुतासदी कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बंदरगाह के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो मुतासदी। कस्टम जैसे, हाँ, कस्टम प्रकार का कस्टम नहीं समझे? तो ये वर्तमान में कस्टम बंदरगाह का कस्टम। हाँ, बंदरगाह वाला बस। ठीक, ये ग्राम प्रशासन हो गया। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था पता है आपको, मुगलों के अंदर पहले चला करती थी जागीरदारी व्यवस्था। अकबर ने आगे इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था मनसबदारी में। ये जागीरदारी और मनसबदारी लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के डिवीजन का फर्क है। जागीरदारी व्यवस्था को भी आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, मैं ये वाले नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जागीरदारी व्यवस्था को आप लोग देख लीजिएगा, जागीरदारी व्यवस्था में क्या क्या चीजें होती थी। ठीक है, तो जागीरदारी व्यवस्था मनसबदारी की ही तरह है, उसी का एक पार्ट कह सकते हो आप। मनसबदारी को और अच्छे तरीके से बताया गया था। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें आपको पता है, पढ़ चुके हैं। ठीक, जमींदार भी पता है आप लोग को, जमींदारी का भी मतलब समझते हैं। ये देख लीजिए बस, महत्वपूर्ण शब्द एवं उनके अर्थ जो अकबर के दौरान ज्यादा यूज हुए और पूरे मुगल काल में यूज होते थे। ठीक है, तैनाते रकाब एक शब्द है जिसको आरक्षित बल कहते हैं। मतलब किसकी बात हो रही है? आर्मी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आर्मी सोल्जर्स की बात हो रही है, जिनको तैनाते रकाब बोला जाता था। तकाबी होता था, कृषि विस्तार के लिए ऋण प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब कृषि के विस्तार के लिए, कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी लोन लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? तकाबी बोला जाता था। ठीक है, मेरवार होता था, ये डाक धावक होता था, मतलब डाक सेवाओं को प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति था उसको मेरवार बोला जाता था। ठीक है, बनिक एक व्यक्ति था, बनिक का मतलब स्थानीय व्यापारी। ये शब्द एक बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर आपके। बनिक, बनिक मुगल प्रशासन के अंदर कौन सा अधिकारी था या क्या कार्य किया करता था? ठीक है, तो बनिक के बारे में पूछा गया है, ये स्थानीय व्यापारी होता था। ठीक है, उसके बाद में बटिकची तो पता ही है आपको, पीछे बताया अभी तक, क्लर्क का कार्य करता था बटिकची। ठीक है, बटिकची के ऊपर कौन ऑफिसर होता था? बटिकची के ऊपर एक ऑफिसर होता था ना, उसके अंडर में बटिकची कार्य किया करता था। कौन था? आमिल, आमिल बोलते हैं। ठीक है, आमिल। चेहरा, चेहरा तो वही पड़ता है, सैनिक का आईडी कार्ड है। ठीक है, जो आज के समय में आधार कार्ड चलते हैं वैसी आधार कार्ड है सैनिकों का, जो भी सोल्जर्स होते थे उस समय, तो उनको चेहरा प्रथा के थ्रू पहचाना जाता था। अहादीस किसको बोलते थे? मनसबदारी प्रणाली के दौरान बताया था ये शब्द हमने आपको। ठीक है, तो ये सैनिकों की तुलना में ज्यादा अधिक वेतन प्राप्त करते थे, मतलब सज्जन लोग हुआ करते थे या संपन्न लोग हुआ करते थे, जिनको अहादीस बोला जाता था। ठीक है, खुदकाश्त, खुदकाश्त वे किसान जिनके पास अपनी जोती हुई जमीन होती थी। हाँ, कौन सा? अहादीस। अहादीस का मतलब सज्जन सैनिक या वो टॉप के कमांडर्स होते थे उस आर्मी के अंदर जो रिच होते थे। ठीक है, दूसरे सैनिकों की अपेक्षा में ज्यादा वेतन प्राप्त किया करते थे।
उच्च मनसबों पे रहा करते थे जो, ठीक है, उच्च अधिकारी को बोला जाता था, ठीक है। जिन किसानों के पास अपनी खुद की जोती हुई जमीन होती थी उनको खुद काश्त कहा जाता था, ठीक है। खासा कैल बोलते थे। शेर शाह द्वारा संचालित ये व्यक्तिगत शाही सेना थी। शेर शाह ने अपनी एक अलग शाही सेना बनाई थी। उस शाही सेना को वो क्या बोलता था? खासा कैल बोला करता था। कबूलियत प्रणाली आपको पता है, पट्टा और कबूलियत, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है, दोनों चीजें कर लो नोट जो करना है। इन शब्दावलियों में ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। बस मेन चीज यही है कि आप लोग इसको पढ़ के याद कर लें। याद करने वाली ही चीज है, जो समझाने वाली रिलेटेड चीजें थी वो सब समझा दी। यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं ऐसा था, बस शब्दावली है, उनको याद करना है आप लोग, और कुछ नहीं। अभी याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, आगे चल के भूल जाओगे, बस इतना डिफरेंस होगा। आज के क्लास को आज ही याद कर लेना, वरना ये सब लगेगा कि पता नहीं कौन सी चाइनीज लिखी हुई है ना, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तब नहीं समझ आएगा। अभी समझ आ जाएगा नया नया है तो। सबको परेशान किया। जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है। अब इज्जती क्या है? अब जब कामयाबी मिल जाएगी सर तो इज्जत हो जाएगी, मिल जाएगी। चलने को क्या है? ठीक है, चलो नोट कर लिया। इसके बाद में जितने भी मुगल्स आए, लेटर मुगल्स, थोड़ा सा उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से कनेक्ट करके पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएंगी चीजें। हम लोग ने बात की थी कि मुगलों में अगेन फिर एक प्रथा होती थी जिसको हम लोग बोलते थे राज्याभिषेक करने के लिए आपस में स्ट्रगल होते थे, संघर्ष होते थे। अब वही संघर्ष का काल औरंगजेब की मृत्यु के साथ में ही शुरू हो गया, जो हम लोग मुगलों के पतन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हो गया? चलो सुन लो थोड़ी सी कहानी, बहुत हाथ चला ली, थक गए। अच्छा देखो, कहानी ये है कि बाद में मुगलों का पतन का कारण इनको लेटर मुगल्स को माना गया, और ये लेटर मुगल्स की कहानी औरंगजेब के बाद से शुरू होती है। 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दो पुत्र हैं जिनके बीच में आपसी स्ट्रगल खास करके देखने को मिला है, और वो दो पुत्र इनके यहाँ पे मेंशन है। एक मोहम्मद आजम शाह है और एक मुअज्जम, ठीक है। मोहम्मद आजम शाह को जजाऊ की लड़ाई के अंदर मुअज्जम हरा देता है और मुअज्जम अगला भारत का राजा बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ की नहीं है, कहानी इससे 3 महीने पहले की और पढ़नी है हम लोगों को, जिसने आगे चल के राजनीतिक उथल पुथल भारत के अंदर मचाई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो यहाँ पे मोहम्मद आजम शाह विजयी हुआ था पहले, और इसने सीधा आके शासन को अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में डायरेक्ट बहादुर शाह राजा नहीं बने, कौन बने थे? आजम शाह राजा बने थे। और आजम शाह मात्र 3 महीने के लिए शासन के ऊपर बैठा था। अब जो व्यक्ति 3 महीने के लिए सत्ता के ऊपर बैठा, उसकी बात आखिर हम लोग कर ही क्यों रहे? इतना इंपॉर्टेंस क्या है उसकी कि 3 महीने के शासनकाल की हमको बात करनी पड़ रही है?
है इंपॉर्टेंस, इसीलिए बात कर रहे हैं। जब ये 3 महीने के लिए अपने पिता की मृत्यु के बाद बैठा तो इसके पास में उस समय कैद खाने में कोई व्यक्ति था। कौन था? मराठों का कोई व्यक्ति कैद खाने में बैठा था ना। कौन था? कौन? शाहू थे ना। शाहू कैद में थे इस समय। तो शाहू कैद में जब थे तो इन्होंने बोला आपकी पिता की मृत्यु के बाद में शासन तो आपके हाथों में आना चाहिए। शाहू को ये बात जाके समझाता है। कौन? आजम शाह। आजम शाह बोलता है ये जो मराठे अपने हाथों में कैप्चर करके बैठे हुए हैं सत्ता को, जिसमें अब राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय शासन कर रहे थे, क्योंकि राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो चुकी थी। तो अब शासन कौन करना था? शिवाजी द्वितीय कर रहे थे। तो ये जाके समझाते हैं कि आप जो है एक ओरिजिनल मराठा साइड से चले आ रहे हो और शासन आपके पिता का था तो अब आपके हाथों में होना चाहिए। लेकिन शासन वहां कर कौन रहा था? शिवाजी सेकंड कर रहे थे। तो शाहू को ये बात समझ आती है, ये मदद मांगते आजम शाह से, कहते पहले मुझे कैद खाने से निकालो फिर मैं अपना साम्राज्य लूंगा जाके। ठीक है। तो जब ये इनको कैद खाने से छोड़ते हैं आजम शाह, किसको? शाहू को, तो शाहू डायरेक्ट जाके अपना साम्राज्य मांगते। अब शिवाजी सेकंड जिनके पिता के हाथ में ये साम्राज्य था, राजा राम, वो ये मांगेंगे और वो साम्राज्य दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। तो मराठे जो एक स्ट्रॉन्ग, आप एक मैंने बताया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका पैमाना देखते हो पूरा का पूरा, वो यहीं से वीक होना शुरू हो गया। ठीक है। मराठे यहाँ पे आपस में भिड़ गए। शिवाजी सेकंड और शाहू की लड़ाई होती है यहाँ पे। इस लड़ाई के अंदर अब यहाँ पे रोल आता है बालाजी का। ठीक है। बालाजी जो है विश्वनाथ जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो आके सपोर्ट शाहू को कर देते हैं क्योंकि ओरिजिनल साइड से वही चले आ रहे हैं, और जिसकी वजह से शाहू यहाँ पे जीत जाते हैं और शिवाजी सेकंड का कार्यकाल यहाँ से हटके किसके हाथों में आ जाता है? शाहू के हाथों में। अब जो मराठों से लगातार टसल औरंगजेब के चले आ रहे थे, अब वो टसल के आजम शाह के साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि आजम शाह की बदौलत ही शाहू जो था वो गद्दी पे जाके बैठा था। उनके पिता ने क्या किया क्या नहीं किया ये बात मराठे भूलते हुए मुगल के साथ में चले आए, क्योंकि उनको ये बात लगी कि आजम शाह की वजह से ही हम लोग को ये सत्ता प्राप्त हुई। ठीक है। आजम शाह ने ये जो गेम खेला पूरा का पूरा, इस गेम से मराठों का पूरा समर्थन इनको मिल गया, क्योंकि ये अकबर को पड़ा हुआ है, ये शाहजहां को पड़ा हुआ है, इसने जहांगीर को पड़ा हुआ है, और इसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि औरंगजेब के विघटन के पीछे भी अगर मराठे ना होते तो औरंगजेब का विघटन जो है इतनी आसानी से नहीं होता। मतलब वो कमजोर स्थायी रूप से इतना नहीं हो पाता। इकोनॉमिकली औरंगजेब कमजोर था, ये बात हम सबको पता है। ठीक है। तो इसने ये प्लान किया कि मराठों को किसी तरीके से अपने फेवर में ले लिया जाए। अब मराठों को फेवर में इसने ले लिया शाहू को छोड़ के, और शाहू यहाँ पे शासन करने के लिए आ गए। अब शाहू जब तक शासन करेंगे तब तक यहाँ पे मुगलों को सपोर्ट देंगे, ये इन्होंने वादा भी कर लिया। अब इस वादे के दौरान जब ये चीजें आगे बढ़ी, यही 3 महीना गुजरा तकरीबन, मोहम्मद आजम शाह पे अटैक कर दिया किसने? मुअज्जम। और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम वो व्यक्ति है जो अब यहाँ पे शासन करने चला है। 3 महीने इन्होंने जितना भी मराठों के साथ में अपने संबंध बनाए थे, वो सारे के सारे संबंधों का फायदा किसने उठाया? आगे मुअज्जम ने, आगे चल के बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम को मराठों के साथ बनाए गए संबंध का काफी अच्छा फायदा मिला यहाँ पे। जब ये यहाँ पे 1707 में साम्राज्य के ऊपर आए तो साम्राज्य उस समय इतना अस्त व्यस्त हो चुका था औरंगजेब के बाद में कि सारे के सारे शासक जो थे जिनसे औरंगजेब ने सत्ता छीनी थी, वो सब इसी फिराक में बैठे थे कि औरंगजेब निपटे और हम लोग अपनी अपनी सत्ता वापस छीने। ठीक है। तो 1707 से लेकर 12 तक जब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम वहां पे शासक थे तो इनको ये तमाम स्ट्रगल देखने को मिले, लेकिन बार बार मराठों का समर्थन मिला, जाटों का समर्थन मिला, और इनका समर्थन प्राप्त करके इन्होंने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। ठीक है। तो इनको इस चीज का क्रेडिट मिलता है। 3 महीने का जो क्रेडिट लेके जाते हैं वो कौन लेके जाते हैं? मोहम्मद आजम शाह। ठीक है। अब एक एक मुगल शासक आता जाएगा 1707 से 12, जैसे ये प्रथम जो है बहादुर शाह प्रथम, तो इनके बारे में कुछ क्वालिटीज इनकी ये है कि ये सहिष्णु थे अपने पिता के विपरीत, क्योंकि इनके पिता सहिष्णु नहीं थे। इस पॉलिसी को ये छोड़ के सहिष्णुता को अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जजिया खत्म नहीं किया कभी, लेकिन उस हिसाब से वसूला भी। जो इच्छा से देना चाहता था दे दे, नहीं देना चाहता तो किसी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये सख्ती से नहीं वसूला करते थे, बाकी शासकों का सख्ती से वसूलने का नियम रहा। ठीक है। मराठों को इन्होंने दक्कन की सरदेश मुखी दे दी थी,
लेकिन चौथ देने में असफल रहे। सरदेश मुखी और चौथ के बारे में पता है किसी को? चौथ 1/4 टैक्स होता है किसके ऊपर? मतलब लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स। चलो सरदेश मुखी, सरदेश मुखी चौथ और सरदेश मुखी में एक डिफरेंस है सर, एक स्टेट के अंदर एक स्टेट के बाहर है। हाँ, ऐसा ही डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि मराठे जहाँ पे रूल करते थे एक टैक्स वहां लगता है, और मराठों का जहाँ पे रूल नहीं था उन्हें एक्स्ट्रा पावर दी गई थी कि जाओ वहां से भी टैक्स कलेक्ट कर लाओ, वो भी एक था। तो कौन सी इनको पावर मिली थी और कौन सी नहीं मिली थी, इसमें डिफरेंस अगर बात करें तो सरदेश मुखी दे दी गई थी दक्कन की। और सरदेश मुखी का मतलब ये होता है कि जो लैंड आपके कंट्रोल में है उस कंट्रोलिंग रीजन के ऊपर टैक्स खुद कलेक्ट करो और खुद आप उसका खर्चा चलाओ, हमको आपसे वो टैक्स नहीं चाहिए। तो इन्होंने मराठों को ये स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, चौथ कलेक्ट करना आगे दूसरे शासक देंगे, इन्होंने नहीं दिया। चौथ का मतलब ये होता है कि मराठों के कंट्रोल में नहीं है जो रीजन, उस रीजन का भी टैक्स कलेक्ट करने की पावर दे दी जाए, मतलब एक्स्ट्रा पावर दे दी जाए। ठीक है, तो चौथ और सरदेश मुखी में ये फर्क था। चौथ वो था 1/4, मतलब 1/4 का जो कर था वो किसी भी लैंड के ऊपर लगा करता था, वो चौथ हुआ करता था। ठीक है, खफी खां एक बहुत पॉपुलर मुगल शासक थे, इन्होंने इनको एक उपाधि दी थी शाह बेखबर। ठीक है, शाह बेखबर इनको क्यों बोला गया था, मतलब क्या है शाह बेखबर का? ये नहीं पता, हाँ, साम्राज्य का ही पता नहीं है कि साम्राज्य कहाँ जा रहा है, कैसे रन करा जा रहा है, कैसे मैनेजमेंट उसका देखना है, क्या करना नहीं पता। जो सामने आ रहा कर लिया, नहीं सामने आ रहा तो इन्हें कोई खासा मतलब नहीं हुआ करता था। तो इसलिए इनको खफी खान ने क्या बोला था, शाह बेखबर की उपाधि थी। ठीक है, इसके बाद में जहांदार शाह अगला शासक आता है। जहांदार शाह 1712 से 13 तक सिर्फ 1 साल यहाँ पे शासन करता है। और जहांदार शाह जो है उसको अब यहाँ पे साम्राज्य पे बैठाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम था जुल्फिकार खान। ठीक है, यहाँ से एक नई परंपरा शुरू होगी 1712 से, वो परंपरा थी किंग मेकर्स। ठीक है, मतलब किंग मेकर्स का मतलब ये हो गया जो राजा बनाने वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था, राजा इतना सक्षम खुद होता था कि वो खुद अपनी सत्ता ले लिया करता था। अब कुछ नॉबल्स होते थे जो मतलब कह सकते हो कुछ अधिकारी होते थे, वो बाद में प्रधानमंत्री वगैरह की पोस्ट लेने के लिए क्या करते थे, ऐसे कार्य किया करते थे। तो ये किसी भी एक को सपोर्ट करते थे और उसको राजा बना दिया करते थे। जैसे जुल्फिकार खान ने क्या करा, जहांदार शाह को अगला शासक बनवा दिया। जहांदार शाह 1712 से 13 तक ही शासन कर पाए, 1 साल का शासन किया इन्होंने। लेकिन 1 साल के शासन के अंदर यहाँ पे कुछ कार्य इन्होंने किए, जैसे इजरा। ठीक है, इजरा का मतलब होता है खेती और राजस्व। खेती का मतलब रिवेन्यू का जितना भी कल्चर है, आप जब भी खेती करते हैं तो खेती करने के दौरान आप खेती से फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद में उसको बेचते हैं और वहां बेचने के बाद उससे आप अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इजरा का मतलब राजस्व खेती से है। उस खेती से यहाँ पे खेती करने के दौरान आपको रिवेन्यू किसी भी तरीके से प्राप्त हो जाए। सरकार को ये रिवेन्यू कैसे प्राप्त होगा, इसकी इन्होंने ये परंपरा डाली थी। ये परंपरा ये थी कि जब खेत से अनाज कटता था उसी दौरान इनके अधिकारी वहां जाते थे और उसका पूरा का पूरा जो भी वेटेज है लेते थे और उस वेटेज के हिसाब से सीधा टैक्स उनके ऊपर वहीं लगा दिया करते थे। वो सारे एक्सपेंडिचर हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, मजदूरों का खर्चा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। फसल जितनी हुई है उस हिसाब से वो खर्चा इनके ऊपर लगा। इस प्रथा को क्या कहते थे, इजराह बोला जाता है। ठीक है, हाँ, राजस्व है जो वर्तमान में सरकार तो लेती नहीं है सर, जैसे कि खेती में टैक्स नहीं है। हाँ, तो हाँ, तो जो लेखपाल है इनकी जरूरत क्या सर रखने के लिए? यहाँ पर देखो खेती जो है, जिन लोगों के पास में भी लैंड का डिवाइडेशन है, वो लैंड का डिवाइडेशन अस्त व्यस्त ना हो जाए, कोई आपसी झगड़े ना हो, आपसी मनमुटाव ना हो, किसकी कितनी लैंड है, कौन किसको कितना ऑक्यूपाई करता है, इस सब के डॉक्यूमेंटेशन भी तो होते हैं। उन सब डॉक्यूमेंटेशन को संभालने के लिए लेखपाल, तहसीलदार ऐसे लोगों को नहीं लाया जाएगा तो कैसे कार्य चलेगा? वरना तुम कल को जाके अपने पड़ोसी की जमीन क्लेम करने लगोगे, ये तो मेरी जमीन है, उस जमीन की कागज दिखा दोगे बहुत ज्यादा बनवा के उल्टे सीधे, तो लेखपाल, पटवारी ये सब क्या करेंगे?
ये लोग यही कार्य करते हैं कि जो प्रशासन है वो सही तरीके से चलता है, ठीक है। और कौन बोला कि राजस्व के ऊपर अभी भी कर नहीं लिया जाता है? वो कर अभी भी लिया जाता है। सरकार जब भी फसल को बिकवाती है तो फसल को बिकवाने के दौरान ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा अनाज किसानों से खरीद लिया जाता है। और जब उस अनाज को मार्केट में बेचा जाता है तो मार्केट में बेचने के दौरान क्या वो कर नहीं प्राप्त करते? चावल 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो मिलता है ना मार्केट में, और जिसकी कीमत 40 भी नहीं होती है, तो ये क्या है 20-30 रुपए करीब तो मिल रहा है। डायरेक्ट ले रही है। हाँ कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कह सकते हो, लेकिन कर तो ले रही है। बिना करके कोई सत्ता नहीं चलती, कोई सरकार नहीं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए मराठा और राजपूतों के साथ में भी इनके संबंध अच्छे थे, ठीक है। जजिया को इन्होंने समाप्त किया था जहांदार शाह ने, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। समाप्त करने वाले हैं जहांदार शाह के बारे में अगर कभी आ जाए कि जजिया जहांदार शाह ने समाप्त किया तो हाँ किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था। वो आगे चल के फर्रुखसियार ने किया था, ठीक है। तो चाहू को यहाँ पे सरदेश मुखी और दक्कन की चौथ दे दी गई थी। अब चौथ भी किसको मिल गई थी? यहाँ पे मराठों को मिल गई थी। तो जो आसपास के रीजन भी थे मराठों के, उन रीजन को भी ये लोग उसके ऊपर लेकर लिया करते थे, ठीक है। अंबर के जय सिंह को मिर्जा राय सवाई सिंह की उपाधि दी थी इन्होंने, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। 1 साल का कार्यकाल है और उस 1 साल के कार्यकाल के अंदर कुछ एक आध कार्य ही यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जैसा जुल्फिकार खान थे उसी तरीके से अगले फिर आए सैयद ब्रदर्स, ठीक है। सैयद बंधु जिसको बोला जाता था। तो इतिहास के अंदर बंधुओं का बहुत योगदान रहा है ना। कभी कभी ब्रदर्स के फॉर्म में नाम आते हैं, आगे चलके अली ब्रदर्स भी पढ़ोगे आप लोग खिलाफत आंदोलन के दौरान, और ऐसे बंधु आप लोग कई सारे पढ़ेंगे इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सैयद ब्रदर्स की बात होती है, सैयद बंधु की, ठीक है, जिनका नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली है, ठीक है। कभी कभी इन्हें हसन अली और हुसैन अली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आके जहांदार शाह को हटा के, क्योंकि जहांदार का टाइटल था लंपट मूल। क्या टाइटल था? लंपट मूल। लंपट मूल का मतलब यही है कि मूर्खता में इसने अपना पूरा का पूरा जीवन बेकार कर दिया, ठीक है। तो लंपट मूल जिसको बोला जाता था, और इसने अपना पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया। इसलिए सैयद ब्रदर्स ने क्या करा, अगले शासक को यहाँ पे लाके बैठाया, जिसका नाम क्या है, फर्रुखसियार, ठीक है। फर्रुखसियार जहांदार शाह का भतीजा है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, उनकी औलादों में से नहीं, भतीजा है उनका। अब यहाँ पे आके जब ये बैठता है तो सबसे पहला कार्य क्या करेगा, जजिया को पूर्णतः समाप्त। अब यहाँ के बाद जजिया कभी भारत के ऊपर नहीं आया, ठीक है। तो जजिया पूर्णतः समाप्त हो गया। सैयद ब्रदर्स ने यहाँ पे क्या करा, इनको अपना कठपुतली बना लिया, ठीक है, क्योंकि अपना शासक बनाया था, इनको अपॉइंट किया था, तो अपने कठपुतली की तरह कार्य कराना शुरू कर दिया। फर्रुखसियार लगभग यहाँ पे 13 से लेकर 19 तक कार्य करते हैं, और इनके कार्य के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो अंग्रेजों को फरमान दे देना था, ठीक है। 1719 में अंग्रेजों को फरमान दे देना था। क्या था ये फरमान, और इसने भारत की ऐसी की तैसी कैसे कर दी बाद में, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आ चुके थे, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जगह जगह पे अपना कार्य कर रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी परमिशन नहीं थी कि वो विदाउट एंट्रेंस या विदाउट एनी पास, बिना किसी पास के किसी भी जगह पर ट्रेड करेगी। उसको क्या करना पड़ता था, या तो वहां के लोकल रूलर से परमिशन लेनी पड़ती थी, या फिर आके मुगल शासक से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो भी क्षेत्र जिसके कंट्रोल में होगा पहले उससे परमिशन लोगे, और उसमें भी परमिशन में जितना राजा आपको अनुमति देगा सिर्फ उतने ही भाग का आप टैक्स कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। व्यवसाय करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लिमिटेशन लगा करती थी। फर्रुखसियार की तबीयत खराब हुई थोड़ी, यहाँ पे तबीयत खराब होने का मतलब उनको एक बॉडी के एक पार्ट के ऊपर एक फोड़ा सा निकला था, तो काफी जानलेवा फोड़ा था, और वो फोड़ा ऐसा था कि उसको उस समय में, आज के समय में अगर उसको समझा जाए तो वो आगे चल के क्या ट्यूमर का फॉर्म ले सकता था, कैंसर बना सकता था। तो वैसा ही उसको कुछ उस समय हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, यहाँ पे अपने यहाँ से एक डॉक्टर को बुलाया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, और डॉक्टर को बुला के फर्रुखसियार को दिया, और फर्रुखसियार से बोला कि ऐसा है, ये जो व्यक्ति है ये आपका फोड़ा ठीक कर देगा। और उस व्यक्ति ने, क्योंकि सर्जन था, उसने उनके फोड़े को ठीक भी कर दिया।
अब उनको जानलेवा बीमारी से बचाया। इसका उपहार उन्होंने क्या दिया अंग्रेजों को कि हम आपको फरमान देते हैं, और फरमान का मतलब ये होगा पूरे भारत के अंदर आप जहां चाहोगे वहां जाके अपनी कंपनी का ट्रेड ले जाओ, व्यापार करो, कोई कर आपसे नहीं लेगा। कर एक नाम मात्र का लिया जाएगा, और कर की जो लागत थी वो मात्र 300 रुपए थी। कितनी? 300 रुपए का कर आप पूरे भारत में व्यापार करो और आपको कितना देना पड़ेगा एवरेज में? 300 रुपए। इससे अच्छा ना ही लेते, ठीक है। 300 रुपए का कोई मतलब ही नहीं था। करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का प्रॉफिट ले रही थी, आप उससे कितना कर ले रहे हो? 300 रुपए का, ठीक है। इससे हमारे यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका पूरा का पूरा कबाड़ा हो गया। और इनको अगर देना ही था तो अपना साम्राज्य उठा के दे देते, ठीक है। ले जाओ मेरा साम्राज्य, तुमने मेरी जान बचाई, है ना। अपने उठा के जो भी थे साम्राज्य के पूरे अच्छे पद के ऊपर या प्रशासनिक इकाइयों के ऊपर उन्हें बैठा देते। जैसे पुराने लोगों ने भी मनसबदारियां दी है बड़ी बड़ी, है ना, तो ऐसी मनसबदारी कोई प्रोवाइड करवा देते। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा भारत ही उठा के बेच दिया, ठीक है। वो बेचना ही हुआ पूरे भारत को। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस फरमान को लेके बंगाल पहुंची तो बंगाल के साथ लड़ाइयां हुई, जब अवध पहुंची तो अवध के साथ लड़ाइयां हुई, जब आपका हैदराबाद पहुंची उनके साथ लड़ाइयां हुई, मैसूर पहुंची उसके साथ लड़ाई हुई। सब लड़ाइयां इसकी वजह से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने बंगाल में जाती थी और बंगाल वाले कहते थे नहीं, सिराजुद्दौला ने मना किया, बोले मैं कैसे ट्रेड करने दूं अपने रीजन के अंदर, और आप लोग यहाँ पे ट्रेड के बहाने, व्यापार को बढ़ावा देने के बहाने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देंगे। तो उसने मना करने की कोशिश करी। ये बोले नहीं हमारे पास फरमान है। बोले कौन सा फरमान? बोले मुगलों का फरमान है हमारे पास में। तो बोले मुगलों से हम अलग है, हमने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, सिराजुद्दौला ने बोला अगर आप फिर भी यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो इसका अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध, ठीक है। क्योंकि ये भी मानने को तैयार नहीं थे, वो भी मानने को तैयार नहीं थे। ये अपना फरमान लेके वहां पे खड़े हुए थे और वो कोई भी फरमान मानने को तैयार नहीं था। तो इसका सीधा रास्ता क्या था? युद्ध। तो इस वजह से प्लासी हुआ, इस वजह से बक्सर हुआ, इसी वजह से आगे की जितनी भी लड़ाइयां देखने को मिलती हैं वो सब हुई। आगरा, मैसूर युद्ध, पंजाब युद्ध जितने हुए ये सब फरमान की ही देन थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान के भरोसे हर एक टेरिटरी में जाके घुसा करती थी और बोलती थी हमें छूट है पूरे भारत के ऊपर, हम व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ये गलतियां हुई थी इन लोगों से, जिसकी वजह से आगे भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इन्होंने ये काले गया फरमान दे दिया। सैयद बंधु बोले पागल आदमी है, ठीक है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसको जल्दी गद्दी से उतरवाओ। फारूक शेर को पकड़ा, दोनों आंखें फोड़ी, जेल में डाला और जेल में डाल के उनको बाद में फांसी दे दी, ठीक है। किसने करवाया? सैयद बंधु। ऐसा नहीं कोई शासक करवा रहा है, कौन करवा रहे? सैयद बंधु। अब सैयद बंधु को अगला राजा चाहिए था, उन्होंने बोला कि अगला राजा ढूंढ के लाओ। तो अगला राजा कौन ढूंढ के लाए? रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात ये मुगलों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था, मतलब 1719 में ही बैठा और 2 से 3 महीने शासन करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला शासक पकड़ के लाते हैं, वो इसका भाई था जिसका नाम था रफीउद्दौला, ठीक है। रफीउद्दौला अगेन फिर आता है, वो भी साम्राज्य के अंदर इससे तो ज्यादा शासन करता है, लेकिन अगेन 1719 में ही आता है और मात्र 5 से 6 महीने शासन करके उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब पतझड़ लग गई है मुगलों की, ठीक है। मुगल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ों में जैसे पत्ते झड़ते वैसे मुगल झड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले फारूक शेर निपटे, उसके बाद में रफीउद्दर्जात गए, फिर रफीउद्दौला गए। अब दोनों सैयद बंधु बैठ के आपस में राय मशवरा करते, कहते हैं कोई ऐसा मुगल लाओ जो टिक जाए थोड़ा बहुत। और ये दोनों मरे कैसे थे? बताया जाता है कि पेचिस की बीमारी से दोनों के दोनों मरे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई मुगल लाओ जो थोड़ा और टिक जाए, ठीक है, हमको अपना साम्राज्य भी चलाना है। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे चल के मराठे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और वो कंट्रोल स्थापित कर लेंगे। तो इन्होंने ढूंढा बहुत कि कोई तो ऐसा मिले व्यक्ति जिसको यहाँ पे अगला शासक बनाया जाए, और इन्होंने अपने लिए कब्र खोद ली। और वो जो अगला शासक आया उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। रंगीला जो आगे टाइटल लगा है, इसके पीछे की कहानियां बहुत सारी हैं, पढ़ लेना जाके आप लोग, ठीक है। ऐसे बताऊंगा नहीं मैं आपको, तो बहुत सारी कहानियां हैं। रंगीला बस इसको एक टाइटल दिया गया था, ठीक है। अब इसके शासन काल में क्या हुआ? सबसे बड़ा जो भारत के अंदर आप लोग चेंज देखोगे, पॉलिटिकल चेंज, वो इसी समय हुआ, क्योंकि इस समय में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना शुरू हो गए, स्वतंत्र राज्य। मतलब सारे राज्यों ने अपने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया।
बोले वही जो पूरे औरंगजेब के समय में पूरे भारत पे कंट्रोल हुआ करता था, अब राज्यों ने अपने आप को तोड़ना शुरू कर दिया। बंगाल बोला मुझे अलग राज्य चाहिए और मैं अपने आप को स्वतंत्र करता हूँ। बंगाल को स्वतंत्र कराने वाले कौन है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने औरंगजेब को दक्षिण भारत में एंट्री कराई थी, मराठों के साथ संधि करवा के, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान ने क्या करा, बोले कि अब मुगल वो रह नहीं गए तो मैं अपने राज्य को अलग करूंगा। तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तमाम रीजन लेके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। आगे बंगाल की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कई सारी लड़ाइयां यहाँ से देखने को मिली है। बंगाल के बाद में सादत खान अवध को लेके अलग हो जाते हैं और ये कहते हैं अवध एक इंडिपेंडेंट राज्य है। निजामुल मुल्क दक्कन का इलाका, मतलब दक्कन के इलाके की बात अगर करें हम लोग तो हैदराबाद का जो भी इलाका था वो सब लेके निजामुल मुल्क अलग हो जाते हैं। तो ऐसे और भी राज्य थे, जैसे मैसूर को लेके आगे चल के हैदर अली भी अलग हो जाएंगे, तो उनकी भी कहानी यहाँ पे। पंजाब को लेके आगे चल के आप लोग बात करोगे तो पंजाब भी अलग हो जाएगा, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह उसको लेके अलग हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे राज्य भारत से टूट गए, मतलब वो जो पूरा मुगलों की एक कलर दिखाई देता था, अब वो जगह जगह पर टिप्पणी बन गया कि एक राज्य अलग है, एक अलग है। तो एक यूनिटी जो थी वो खत्म हो गई और इस यूनिटी को ही भेदा अंग्रेजों ने आके। तो पूछा जाता है कभी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत कंपनी कैसे बन गई और उसने भारत पर अपना पॉलिटिकल प्रभाव कैसे जमा दिया? तो उसका मेन कारण क्या था? ये राज्यों का बंटवारा, जो स्वतंत्र राज्य अलग अलग हो गए थे, उस वजह से ये चीज हुई थी। क्योंकि इनको पता था कि बंगाल की अवध के साथ में नहीं बनेगी, अवध की मैसूर के साथ में नहीं बनेगी, मैसूर की पंजाब के साथ में नहीं बनेगी, ये सब अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो हम क्या करें, पहले बंगाल में घुसते हैं, इनसे निपट लेंगे, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग टारगेट करके घुसे और टारगेट कर करके इन्होंने पूरे भारत को कैप्चर किया। वो बात की है। लेकिन मोहम्मद शाह के समय में अंतिम शासक बोला जाता है जो शायद थोड़ा बहुत कैपेबल था, जो मुगलों को संभाल पाता, ठीक है। राइटर्स ने लिखा शायद थोड़ा बहुत कैपेबल था, जो मुगल को वापस से उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके समय में ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि मुगल उठने की जगह और डाउन हो गए। पहला तो स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह ने 1739 के अंदर यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में इसने भारत को पूरी तरीके से लूट किया। इतना लूटा कि मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के भाग गया, ठीक है। मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ के भाग गया था जब नादिर शाह ने आक्रमण किया। और नादिर शाह कौन है? अफगान है, ठीक है। हाँ, फारस के रीजन से आया था, लेकिन था अफगान में, अगर आप उसके ट्राइब की बात करोगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जब आक्रमण किया तो इसने बोला जाता है दिल्ली की गलियों के अंदर इतना खून बहाया था कि लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलते थे। वो इसलिए घरों के बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि ये डर नहीं था उन्हें कि हमें भी मार दिया जाएगा। उन्हें बदबू आती थी इतनी गंदी कि बाहर की लाशें इतनी हर एक जगह पड़ी होती थी और उन लाशों को उठाने वाला भी कोई वहां पे नहीं हुआ करता था। तो नादिर शाह का वो खौफ था दिल्ली के अंदर। बोला जाता था कि इसने कम से कम सिर्फ दिल्ली में 30,000 लोगों की हत्या करी, ठीक है। क्योंकि एक अफवाह उड़ी थी कि नादिर शाह मारा गया और ये अफवाह इससे बर्दाश्त नहीं, उसने अपने सैनिकों को खुला आदेश दिया कि जो रोड पे दिखे उसे मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक देखो युद्ध के अंदर हमेशा ये बात मैंने बताई है, जनता को नहीं खींचा जाता है, शासक और शासकों के बीच की लड़ाइयाँ होती है। लेकिन यहाँ पे जनता को बुरी तरीके से मारा गया था। यहाँ से ये कोहिनूर का हीरा भी लेके भाग गया, ठीक है। और नादिर शाह यहाँ से चला जाता है। जब ये चला जाता है यहाँ पे तो उसके बाद में नादिर शाह का बेटा आता है, कौन? अहमद शाह अब्दाली। इसी के शासनकाल के दौरान 1746 और 48 में 2 बार अहमद शाह अब्दाली भी भारत आया और उसने जैसा नादिर शाह ने लूट की वैसे ही उसने भी। इन लोग का कोई मतलब नहीं था भारत में शासन वासन करने का, ये लोग सिर्फ लूटने ही आते थे और लूट के चले जाते थे, ठीक है। सैयद बंधु जो थे उनकी मदद से ये शासक बना था। बाद में मोहम्मद शाह को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इसने फर्रुख शेर के सामने क्या किया था, ठीक है। अब मोहम्मद शाह को जब ये बात पता थी तो मोहम्मद शाह को अपने डिफेंस में क्या करना पड़ेगा, सैयद बंधुओं को निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, जिन सैयद बंधुओं ने इनको राजा बनाया था सबसे पहले उनको घेरा, बोले कि ऐसा करो, निजामुल मुल्क को बुलाया इसने, ठीक है। निजामुल मुल्क वही चिंकिलिस खां के फॉर्म में जिनको हम लोग जानते हैं, उस व्यक्ति को बुलाया अपने सेनापति के फॉर्म में और बोला कि सैयद बंधुओं का सबसे पहले निपटारा करो। तो निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को साइड लगाया सबसे पहले, जिसकी वजह से इनका जो शासन काल है वो आपको इतना लंबा दिखाई दे रहा है। अगर सैयद बंधु रह जाते तो वो इसको भी हटा के नया शासक अपॉइंट कर चुके होते, ठीक है। तो सैयद बंधु को हटाने में करनाल का युद्ध हुआ था इस समय में, तो यहाँ पे बोला जाता है कि करनाल के युद्ध में मुगल शासक ने यहाँ पे नादिर शाह को हरा दिया था, ऐसा बोला जाता है और ऐसा इतिहास के अंदर है। लेकिन उसके बाद में
मुगल यहाँ से जो बादशाह थे मोहम्मद शाह, वो दिल्ली छोड़ के भाग गए, ठीक है। और भागने के बाद में फिर लूट मार दी गई। तो ये करनाल का युद्ध याद रखिएगा, किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। 1748 तक। अब ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक है जो शायद मुगलों को संभाल सकता, लेकिन यहाँ मुगल पूरी तरीके से इकोनॉमिकली भी वीक हो गए और पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली सब लूट के ले गए विदेशी लोग, और पॉलिटिकली कैसे? पॉलिटिकली स्वतंत्र राज्य होगा, कई सारे राज्यों का बंटवारा हो गया, तो पॉलिटिकली भी इनके पास में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में जो बची कुची कोशिश करने आते हैं वो आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह ये जो थे इनके इकलौते बेटे भी थे, अयोग्य शासक थे। इनके समय में इनका पूरा राजकाज जो है वो उधम भाई के ही हाथों में रहता है। ये अपने राज्य से कुछ खासा मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। और जो है इन्हें किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी। जैसे उन लोगों को कुछ अलग अलग उपाधियां दी गई, ऐसे इनको किबलाए आलम की उपाधि दी गई। इकलौता बेटा मुगल्स में शासक है जिसको थोड़ी कायदे की उपाधि मिली है, वरना सब या तो साहिब कमर या रंगीला या लंपट मोर, ऐसी उपाधियां मिलती हैं। और ऐसी उपाधियों से आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि मुगलों का विघटन होना तय था। जब ऐसी उपाधियां राजाओं को मिलने लगे, पहले क्या मिलती थी? अजीमो शान शहनशाह, ठीक है, इस तरीके की उपाधियां मिलती थी। द ग्रेट उपाधि मिला करती थी, अब उपाधियां लंपट मूर्ख मिल रही है ना, ऐसी वाली मिल रही। तो इससे पता ही है कि मुगलों का विघटन होना दिख रहा है। आलमगीर द्वितीय थे, इसके बाद में शासन करने आते हैं। इनके समय काल के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट प्लासी की लड़ाई, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई इनके साथ नहीं हुई है, आलमगीर के साथ कहाँ हुई है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में। इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इनके पूर्वजों का लेना देना है, कौन? फर्रुख सिंह, ठीक है, जिनकी वजह से ये लड़ाई हुई, ठीक। इसके बाद में देखिए शाह आलम सेकंड, ये एक इंपॉर्टेंट शासक है जिसके समय में बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की कई सारी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस यहीं से देखने को हमको मिलते हैं। जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। इसकी कहानी भी थोड़ी सी आपको बता दूं मैं। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हो रही थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उस दौरान अहमद शाह अब्दाली का एक पुत्र था जिसका नाम तैमूर था। क्या था? तैमूर। और वो तैमूर कश्मीर के अंदर अपॉइंट था गवर्नर के फॉर्म में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण करके गया था और वो कश्मीर में अपने बेटे को छोड़ गया था जिसका नाम तैमूर था। अब तैमूर शाह जो था उसके ऊपर अटैक कर देते मराठा, ठीक है। अब मराठों को क्या लेना देना तैमूर से? मराठा क्या सोचते हैं कि मुगलों की वो स्थिति नहीं है कि मुगल पूरे भारत को संभाल पाए। और मराठा इस समय क्या हो रहे थे? मजबूत हो रहे थे। जब मुगल कमजोर होंगे तो एक पावर तो मजबूत होगी, वो पावर कौन है? मराठा। मराठा मजबूत हो रहे हैं। यहाँ अभी तक किसी को नहीं पता है कि अंग्रेज भारत पे रूल करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा कोई भी मोटिव देखने को नहीं मिल रहा था। सिर्फ दिख रहा था वो लोग व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ही तो दिख रहा था। तो जब मुगल कमजोर हो रहे थे तो भारत में कोई तो रूल करेगा, तो कौन करेगा? मराठा करेगा। ये बात तय थी लगभग। तो मराठों के रूल की वजह से मराठों ने इस बात को लोगों के सामने रखा और उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम कश्मीर चलते हैं। कहां से शुरू करेंगे? उत्तर से शुरू करेंगे और फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा तो भाई दक्षिण तो कंट्रोल में ही है, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और दक्षिण कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं। तो कहां से शुरू करा जाए? उत्तर से शुरू करें। इन्होंने पहले ही जाके बरैया के छत्ते में हाथ डाले, ठीक है। पहले किसके ऊपर अटैक किया? तैमूर शाह ने। अब तैमूर शाह रोता हुआ भागा, यहाँ से भाग तो गया, ठीक है। जब उसके ऊपर अटैक किया और छोटे बच्चे की तरह रोता हुआ अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा, बोले पापा पापा हरा दिया मुझे, ठीक है। और हारने के बाद में अहमद शाह अब्दाली को जब ये बात पता चली मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया, इतनी किसकी हिम्मत हो गई, तो इसको लगा मुगल क्या कर रहे थे उस समय। जब अहमद शाह अब्दाली के ऊपर या उसके बेटे के ऊपर अटैक हुआ तो मुगल उस समय क्या कर रहे थे? मुगलों को इंटरफेयर करना चाहिए था। ये मराठों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो अहमद शाह अब्दाली वहां से बोलता पहले तो मुगलों से निपटूंगा और उसके बाद में फिर मराठों से। बैठे बिठाए मुगल किस दिन, ठीक है, बैठे बिठाए। लेकिन ये बात मराठा जो थे वो मैंने जैसे बोला आपको कि मराठा जो होते थे उनके अंदर ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी बहुत ही ज्यादा थी। उन्होंने इस बात को बोला कि जब हम कारण हैं, हमारी वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आप मुगलों के ऊपर क्यों अटैक करोगे? बात करनी तो सीधा हमसे करो। मराठों ने किसको ललकार दिया? अहमद शाह अब्दाली को ललकार दिया। और अहमद शाह अब्दाली को जब इन्होंने ललकारा तो एक तरीके से मराठों ने मुगलों को डिफेंस किया, पहली बात उनको बचाव किया उनका,
और दूसरी बात, मराठों का ये भी मानना था कि अगर ये युद्ध हम लोग जीत गए तो यहाँ पे ये बात तो तय हो जाएगी कि मुगलों को भी अब संरक्षण मराठा दे रहे हैं, तो मतलब मुगलों को हटा के अब रूल कौन करेगा? मराठा। तो इस लड़ाई से ये तो तय हो जाता कम से कम कि अगले रूलर भारत में कौन है? मराठा है। ठीक है, लेकिन वो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई, इस दौरान यहाँ पे मराठा जो थे बुरी तरीके से हार गए और अहमद शाह अब्दाली ने हरा के यहाँ पे बुरी तरीके से चला जाता है। यहाँ से बोला जाता है कि इस बात का डिसीजन तो हो गया था कि भारत के ऊपर कौन रूल नहीं करेगा, और वो मराठा तो रूल नहीं करेगा, लेकिन अभी भी ये नहीं पता है कि अगला रूल कौन करेगा मुगलों के बाद में। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो डाउटफुल कंडीशन को छोड़ दिया अहमद शाह अब्दाली ने, और मराठों को लगभग यहाँ से तबाह बर्बाद करके चला जाता है। मराठी अगर इस वॉर में इन्वॉल्व ना होते तो वो शायद भारत के पूरी सत्ता के ऊपर रूल कर सकते थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर ना होते तो अपनी शक्ति को कैसे दिखाते? शक्ति दिखाना भी जरूरी था। इसकी भी एक कहानी है पानीपत की तीसरी लड़ाई की, सदाशिव राव वगैरह की जो कहानी आप पढ़ोगे, मराठों को उतनी सेना भी नहीं मिली, उतनी पावर भी नहीं मिली जितनी पावर अगर वो मिल जाती उनको और उनको अगर इतना खर्चा कर दिया जाता तो शायद वो अहमद शाह अब्दाली को हरा देते। काफी डिस्प्यूटेड मसला रहा ये, जिसकी वजह से जो मराठे थे वो यहाँ से हार गए। वापस से मुगलों के हाथ में बची कुची सत्ता रह गई, और बची कुची सत्ता को इन्होंने कब दबा दिया? जब 1764 में अगली लड़ाई कौन सी हुई? बक्सर। ठीक है, अब बक्सर की लड़ाई के अंदर अगेन फिर मुगल कुछ नहीं करते थे भारत के अंदर, सब कुछ इनके साथ खुद हो जाता है। ठीक है, धमाल पिक्चर देखिए, मैं आगे नहीं आया, बाकी तीन पीछे हट गए। तो ये मुगल अपने आप ही आगे आ जाते थे, और ये चाहते नहीं थे कि हम इस चीज में घुसे, सीधे साधे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे शांति से, लेकिन अपने आप ही आगे चल के खड़े हो जाते थे, पता नहीं कैसे। जैसा कि अभी पहले भी हुआ और इस बक्सर की लड़ाई में भी हुआ। अब बक्सर की लड़ाई के अंदर इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि ये लड़ाई तो एक्चुअल में बंगाल की थी। ठीक है, और बंगाल में मीर कासिम वगैरह के साथ में ये सब मसले चल रहे थे उस समय। उन्होंने क्या करा, अवध के राजा से कांटेक्ट किया, अवध का राजा आया। अवध के राजा कौन थे उस समय? शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। इन दोनों ने अपनी एक टीम बनाई और बोले कि चलो अंग्रेजों को हराते हैं। ठीक है, तो बंगाल के नवाब ने और अवध के नवाब ने दोनों ने एक फैसला किया, बोले यार अकेले से तो होगा नहीं, भारत के राजा को भी मिलाना सही। ठीक है, तो अवध के नवाब ने बोला मैं बगल में बैठ के देख रहा हूँ, वो सब नाम मात्र कुछ होना है नहीं और उल्टा हम ही लोग फंस जाएंगे उसमें। तो उन्होंने सजेस्ट भी किया, लेकिन फिर बंगाल के नवाब ने बोला कुछ भी ना हो, एक नाम तो है, मुगल शासक भी आपसे लड़ाई करेंगे आगे। तो जब ये नाम भारी होगा तो शायद उस वजह से थोड़ा प्रभाव पड़े ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी काफी कुशल कंपनी थी, जिसके पास सेना की आर्मी की पावर बहुत ही ज्यादा है, और ऐसी पावर से ये तीनों शक्तियां मिलकर नहीं कर पाई। और बक्सर की लड़ाई में भी इन तीनों शक्तियों को किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने हरा दिया। और ये बोला जाता है वो निर्णायक लड़ाई थी जिसमें ये डिसाइड कर दिया था कि भारत के ऊपर अगले वास्तविक शासक कौन होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होंगे और अंग्रेज होंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब फिर मुगलों का क्या हुआ? मुगलों ने करी इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि में दिल्ली आगरा वगैरह सब छोड़ के चले गए और सिर्फ कारा इलाहाबाद के छोटे से रीजन के अंदर जाके बस जाते हैं। ठीक है, आगे चल के इनकी हालत ऐसी होती है कि इनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है कि मतलब मुगल जो कर या टैक्स कलेक्ट किया करते थे पूरे भारत से, अब पूरा कर कौन कलेक्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया करेगी? सालाना पेंशन दिया करेगी कि भाई तुम पेंशन भोगी हो, पेंशन पे लो। तो मुगलों की ऐसी हालत होगी, तभी मैंने बोला मुगल अब क्या रह गए? सिर्फ नाम मात्र के शासक भारत के अंदर रह गए। तो ये शाह आलम द्वितीय के दौरान यहाँ पे था। अकबर सेकंड इसके समय में आए, फिर बाद में अकबर सेकंड को बोला जाता है अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक। ठीक है, ये तो बने बनाए थे पहले, इस समय अंग्रेज आ गए, लेकिन ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक अकबर सेकंड को कहा जाता है। ये आए, इन्होंने आके राजा राम मोहन राय सबको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो अकबर सेकंड की पेंशन नहीं दे रहे थे अंग्रेज, कई सालों से रुकी हुई थी। ठीक है, अब पेंशन ना देने की वजह से इन्होंने क्या करा? राजा राम मोहन राय बोले तुम पढ़े लिखे वकील हो या बैरिस्टर आदमी हो, तुम क्या करो मेरी पेंशन ले आओ जाके अंग्रेजों से। ठीक है, देख लो समय क्या आखिर क्या होता है, हो जाता है वो समय। अब ये राजा राम मोहन राय गए कहाँ पे? लंदन, और लंदन जाके वहां पे इन्होंने अपील करी और अकबर के लिए यहाँ पे पेंशन ले लिया।
तो पेंशन जब ले गया तो ये बड़ा खुश होगा और इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी उसी वजह से। तभी उनको किस नाम से जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। एक अकबर वो था और एक अकबर ये है, ठीक है, फर्क देख सकते हो आप, ठीक। उसके बाद में बहादुर शाह सेकंड 37 से 57, और यही अंतिम मुगल शासक है जिनके दौरान मुगल सत्ता यहाँ पूरी तरीके से ऑफिशियली समाप्त कर दी गई, ठीक है। वैसे तो अकबर सेकंड के समय में ही अंग्रेजों ने अपने सिक्के विक्के चलाना शुरू कर दिए थे, कॉइन्स वॉइन्स में क्वीन का फोटो, क्वीन के नाम की सारी चीजें चलाना शुरू कर दी, और ये अपने ही पैसे रुपया सब भारत में चलाया करते थे, अपना रूल चलाया करते थे। लेकिन ऑफिशियली ये समाप्त कब कर दिया? 1857 में। 1857 अंतिम मुगल सम्राट है ये, जिनको जफर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अपनी कविताएं जफर के नाम से लिखा करते थे, ठीक है। रंगून जेल में उठा के इनको बंद कर दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद में, जहां इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और वहीं से मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 1857 में आता है विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया घोषणा पत्र आता है, और उस विक्टोरिया घोषणा पत्र में ये बात बोल दी जाती है साफ साफ कि आज से भारत की कोई जो है वही अगली साम्राज्य की पूरे के पूरे भारत की शासिका कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का भी रूल समाप्त हो गया, और मुगलों का जो 1526 में कार्यकाल शुरू हुआ था और 1857 में विक्टोरिया डिक्लेरेशन ने आप यहाँ पे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मुगलों की गाथा थी जो हम लोग ने 1526 से लेकर 1857 तक पढ़ी। डिग्रेडेशन का कारण क्या है मुगलों का, ये सब पढ़ने के बाद में आपको समझ तो आ गया होगा कि मुगलों का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में ये वाला कि रीजन क्या था या कारण क्या था कि मुगलों का विघटन भारत के अंदर हो गया, ठीक है। तो मुगलों के विघटन तो मैंने बोला था, आप चाहो तो शाहजहां से भी उठा सकते हो कि शाहजहां रिस्पॉन्सिबल था, वास्तुकला उसने बहुत बढ़ावा दिया था उसकी वजह से। औरंगजेब दक्षिण नीति पूरी की पूरी उसने अपनाई थी जिसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, वो भी जिम्मेदार था। और बाद में लेटर मुगल से उत्तरकालीन मुगल काल के जितने भी शासक हैं वो तो पूरी तरीके से तो रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो। इसको लेके थोड़े से पॉइंट हैं जिसको आप लोग समझ लो, अगर ना कुछ समझ आए तो मैं समझा देता। पहला पॉइंट है पतनों के कारण की बात अगर हम लोग करें, औरंगजेब के बाद स्थिरता का अभाव था। ये मतलब कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो आए और टिक जाए थोड़ा लंबे समय तक, ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा एक शासक मात्र रुका, लेकिन उसका भी जो था उसके समय में भी इतनी ज्यादा दुविधाएं हुई कि वो स्थिरता तो नहीं कहलाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं स्थिरता का अभाव हुआ। दूसरा, अधिकांश सम्राट शक्तिशाली कुलीन के हाथों की कठपुतली बन गए। जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, हुसैन अली या फिर अब्दुल्ला खान के बारे में हमको पता ही है। ये जो किंग मेकर्स थे वो अब किंग के ऊपर पूरी की पूरी पावर्स अपनी रखा करते थे। तो शासक स्वयं अपॉइंट नहीं हो रहा है, उसको अपॉइंट करने के लिए भी एक सहारा लेना पड़ रहा है, और वो सहारा क्या थे? ये शक्तिशाली कुलीन लोग थे, ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो जाएगा इनके पतन का। तीसरा आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन इन्वेजन हुए जितने के जितने, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली प्रमुख है। इन्होंने भारत की जो आर्थिकी थी, अगर 100 रुपए थी उस समय, इन्होंने घटा के उसको मात्र 35 या 40 रुपए कर दिया था, ठीक है। इतना तगड़ा इनका आक्रमण का जो प्रभाव है वो देखने को मिला था, ठीक है। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला, स्वायत्त राज्यों का उदय और इसलिए केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट राज्य बन जाएंगे, स्वतंत्र राज्य, बंगाल अपना अलग राज्य चलाएगा, ठीक है, और अवध अलग चलाएगा, मैसूर अलग चलाएगा, सब अलग अलग अपना राज्य चलाएंगे, तो केंद्रीय शक्ति एक नहीं रह पाएगी। केंद्रीय शक्ति का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और जब केंद्रीय शक्ति का कंट्रोल ही नहीं बचेगा इन सब के ऊपर, तो केंद्रीय शक्ति और ये एक दूसरे के कभी भी काम नहीं आएंगे। तो यूनिटी खत्म हो गई इसकी वजह से, इंडिपेंडेंट राज्य आने की वजह से। अगला देखो क्वेश्चन में जो आएगा तो आप आंसर लिख सकते हो, औरंगजेब की रूढ़िवादी नीति। ये नीतियां जिन्होंने मराठों के साथ संबंध खराब कर दिए, जाटों के साथ संबंध खराब कर दिए, सिखों के साथ में संबंध खराब कर दिए, राजपूतों के साथ में संबंध खराब कर दिए, तो ये सब यहाँ पे औरंगजेब की नीतियों का भी परिणाम था, जिसकी वजह से मुगलों का पतन हुआ। यहाँ पे वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। अगला जो कौन सा है, शाहजहां वाला। शाहजहां ने वास्तुकला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से भी ऐसा हुआ। और कोई कारण इतना सब पढ़ने के बाद में अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बताओ
क्या कारण और हो सकते हैं? सर मेन रूप से जिम्मेदार तो फारूक सियार था, क्या मतलब? फारूक सियार था। चलो हाँ, फारूक सियार ने जो अंग्रेजों को फरमान दिया था, आप एक रीजन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और औरंगजेब की दक्कन नीति, औरंगजेब की हाँ दक्कन नीति या दक्षिण नीति बिल्कुल इसका पार्ट हो सकता है। आप जब औरंगजेब की रूढ़िवादी नीति लिखो तो अगला पॉइंट औरंगजेब की दक्षिण नीति भी लिख सकते हो। और सर इसमें उत्तराधिकारी के युद्ध होते थे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट है। उत्तराधिकारियों की लड़ाइयाँ, उत्तराधिकारी की लड़ाइयों की वजह से जन धन सबका नुकसान होता था। मतलब आपसी लड़ाइयों की वजह से जनता भी परेशान होती थी और उसमें पैसों की भी बर्बादी होती थी। मुगल के खजाने में पैसा हुआ करता था और ये नियुक्ति ही नहीं हो पाती थी अगला शासक कौन बनेगा। तो उत्तराधिकारी की लड़ाई एक रीजन आप इसमें बिल्कुल लिखेंगे कि मुगलों के पतन के पीछे उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। और बताओ, अच्छा बता रहा हूँ, बढ़िया। और मतलब मुगल अच्छा समझ आ चुका है तुम लोगों को इस बात से, ये तो लग रहा है तुमसे। और बड़ा आकार, साम्राज्य का बड़ा आकार, अच्छा ये भी औरंगजेब से रिलेटेड हो गया है ना, औरंगजेब से रिलेटेड हो गया। तो जब औरंगजेब की नीतियां लिखो आप, तो औरंगजेब की रूढ़िवादी नीति नहीं लिखना, फिर औरंगजेब की नीति लिख के नीचे 3 पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। एक रूढ़िवादी नीति लिख देना, एक धार्मिक नीति लिख देना या कुछ भी इस तरीके से, एक साम्राज्य विस्तार की नीति लिख देना, साम्राज्य विस्तार को हम नहीं कह सकते। हाँ एक दक्कन नीति लिख देना, इस तरीके से चीजों को लिख देना। जब साम्राज्य विस्तार होगा हाँ। तो कर भी ज्यादा आएगा। कर बेटा तब ज्यादा आएगा ना जब ऑफिसर अच्छे से काम करेंगे। जब साम्राज्य ज्यादा होगा तो करप्शन भी तो बढ़ेगा, वो भी तो एक रीजन है। उसको कैसे बैलेंस करोगे? इतने बड़े साम्राज्य को एक अकेला औरंगजेब कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता ना। तो सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। हाँ सिस्टम अच्छा करते करते वो बूढ़ा हो गया, अब मरने वाला है, तो कब फिर कब कैसे अच्छा करता? नहीं हो पाया ना। तो साम्राज्य का बड़ा होना, बहुत विस्तारित होना भी एक कारण इनके लिए बन गया, ठीक है। और भी कुछ है? मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा, नहीं उसको नहीं कह सकते, वो तो इनकी पॉलिसीज थी और बहुत सारे राजाओं ने उसको पहले भी अपना चुके हैं, जैसे एकता के दौरान। तो उसको कारण नहीं मानेंगे, पतन का कारण नहीं मानेंगे। और किसी के दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा? सर ये मुगलों का जीवन था, ये काफी सामूहिक तौर पर उच्च कोटि से बिलीव करते थे। हाँ इसमें इन्होंने काफी सारा धन व्यय कर दिया था, इस कारण इनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। सर कुशल राजतंत्र नहीं थे इनके पास। ठीक है, जो आपने बात बोली वो लेटर मुगल्स के ऊपर एकदम सर कुशलता की कमी, हाँ कुशलता की कमी। हाँ, तो जो आपने बात बोली वो पूरी तरीके से उत्तर मुगल कालीन के लोग जो है उनके ऊपर पूरी तरीके से सर ऐसे कह सकते हैं उत्तर मुगल काल थे जो, उसमें कुशलता की कमी थी इनके अंदर। अरे कुशलता सुन लिया, बोल लिया, सुन ली, वो क्या लगता है कानून लगाया। अरे कायदे की बात में हो तो रिस्पॉन्स दिया रिस्पॉन्स देता हूँ मैं, बाद में देता हूँ, लेकिन पहले अब कोई बात हुई है उसका तो रिस्पॉन्स दे दो, तब तो इधर रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये भी आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, बाजार के अकॉर्डिंग कुशलता की कमी भी कह सकते हो। सैन्यों में जो सैनिक थे उनके अंदर कुशलता की कमी भी कह सकते हो। और ये भी बात कह सकते हो कि लेटर मुगल्स के अंदर ये सब चीजों का जो भी उन्होंने धन का व्यय किया और शासन के अंदर जो भी अजीबोगरीब तरीके से शासन चलाया कारण है। क्योंकि उत्तर मुगल कालीन के अंदर कई सारे शासक वैसे भी मिले हैं जो आपस में बैठ के मुर्गों को लड़ाया करते थे, ठीक है। हाँ ये जुआ खेलते थे बैठ के, और जुआ खेलने में एक का एक मुर्गा होता था, दूसरे का दूसरा मुर्गा, जिसका जीत जाए वो पैसा जीत जाता था। तो जो शासक अपने साम्राज्य के अंदर जनता के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा मुर्गों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा साम्राज्य ज्यादा समय नहीं टिकेगा, ठीक है। तो एक कारण आप कह सकते हो कि हाँ ये भी एक कारण था। समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाए, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, जैसे कि जो अंग्रेज थे और नई टेक्नोलॉजी लेके आए, ये पुरानी टेक्नोलॉजी लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 1526 की टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो 1857 तक आते आते बहुत पुरानी हो चुकी थी और इन्होंने उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अंग्रेज नई टेक्निक के साथ में हमेशा औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी वहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। बोला बजाज जाते जाते खुद को सिद्ध जरूर कर देगा, ऐसे कैसे? रुको अभी बता रहे कहीं हाँ मिलेगा, तुम अच्छी बातें करोगे तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। और कुछ? यूरोपियों का आगमन, हाँ वेरी गुड।
यूरोपियों का आगमन वन ऑफ द रीजन है मुगलों के पतन का। अब मुगलों को ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं बता सकते कि मुगल अपने लिए जिम्मेदार है खुद का पतन के लिए, दूसरे लोग भी तो जिम्मेदार है। अगर दूसरा शक्तिशाली होगा तो पहला वाला कमजोर तो हो ही जाएगा ना। तो यूरोपीय भारत के अंदर जैसे एंटर करते चले जा रहे थे वो भारत की शक्ति को खाते चले जा रहे थे, और यूरोपीय उसका सबसे बड़ा कारण थे। तो जितने भी यूरोपीय आए उन्होंने भारत में मुगल की शक्तियों को कमजोर किया। भारत की अखंडता एकता को सुनिश्चित नहीं कर पाए, भारत की अखंडता एकता को सुनिश्चित नहीं कर पाए मुगल। एकता अकबर ने किया था, शाहजहां ने किया था, मुगलों ने तो कंप्लीट नहीं कह सकते इस बात को। कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। हाँ सर कुछ बोलना चाह रहे? नहीं बोलना चाह रहे? लगा तो जा सकती है अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर पाए, एकता को अखंडता को। हाँ कुछ जगहों पर इस बात को कह सकते हैं, कंप्लीटली इस बात से एग्री नहीं होंगे, ये कंप्लीटली ठीक नहीं है। आजाद भारत का विविधता ज्यादा है, विविधता के लिए संविधान है, उधर विविधता के लिए अलग अलग राज्य थे। लेकिन कई सारे मुगल्स ऐसे हैं ना जो एकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं, कई सारे नहीं दे रहे हैं। नहीं, इस बात उत्तर मुगल काल में डाल सकते हैं ना। उत्तर मुगल काल में तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। असहिष्णुता तो नहीं दिखी उत्तर मुगल काल में। हमको पहले के मुगल काल में असहिष्णुता दिख सकती है, लेकिन उत्तर मुगल काल में ठीक है। तो ये सारे रीजन है, लगभग बहुत सारे हो गए। अगर आप मेंस में एक आंसर भी लिखोगे और वो 250 वर्ड में भी आ गया तब भी 10 पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो आप उन 10 पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हो, और ये 10 पॉइंट काफी है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत में शक्तिशाली, भारत में शक्तिशाली, भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है? कौन से कारण उत्तरदायी है? विघटन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है? कल भी एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था? अच्छा शाहजहां से रिलेटेड दिया था ना। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो। ये 150 में 150 वर्ड्स। अगला क्वेश्चन लिखो, औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीतियों का, औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीतियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप किसी के ऊपर बंदूक नहीं चला सकते, ठीक है। आप अपने शब्दों में ही वर्णन करना है। अपने शब्दों में वर्णन करना है तो आप इसके अंदर दोनों पहलू लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को मेंशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुगल ही अच्छे नहीं थे तो सबसे अच्छा नहीं। देखो साम्राज्य की बात अगर हम लोग करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासनिक इकाइयों में अगर देखा जाए तो मैं बाबर ने जो एंट्री की थी भारत के अंदर और उसका जो स्ट्रगल था शुरू से यहाँ तक का, तो उसके बेसिस पे बाबर को आप कह सकते हो कि बाबर ने उस तरीके के कार्य किए। और दूसरा अगर आपको कहना तो अकबर, ठीक है। अकबर की जो नीतियां थी, इक्वल नीतियां, उसके बेसिस पे बाबर और अकबर को रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।
तुम्हें क्या